ऑल राइट, सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल भाई आप सब लोगों के। आई होप कि आप सभी बढ़िया हो, मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, स्वस्थ मस्त आनंदित हो और रिवीजन टाइम टू टाइम करते जा रहे हो। तो बेटा आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक नया लेक्चर लेके आ चुके हैं। आज आसान सा लेक्चर है, वहीं स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम लोग चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी को दोबारा से जो पॉइंट्स हम लोगों ने वहाँ पे नहीं देखा तो उन पॉइंट्स को यहाँ पे देख लेंगे। मैक्स टू मैक्स एक दो पॉइंट हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या समझेंगे? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। जब ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हम लोग कर लेंगे तो हम लोग आ जाएंगे रदरफोर्ड मॉडल पे। किस पे आ जाएंगे बेटा? रदरफोर्ड मॉडल पे, ठीक है। और रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये सब चीज़ों को देखेंगे। पहले ध्यान से समझो चार्ज के बारे में। बेटा मैंने आपको मैक्सिमम चीज़ें पढ़ा रखी हैं, आप लोगों ने पढ़ भी रखा है। चार्ज के बारे में मैंने मैक्सिमम चीज़ें आपको पढ़ा रखी हैं, आपने पढ़ भी रखा है। तो जल्दी से उसका क्विक रिकैप देख लेते हैं, उनको दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद आगे का लेक्चर्स करना शुरू करते हैं। ठीक, एक दो बातें बस नहीं बतानी है। अगर आपने वहाँ पे चार्ज अच्छे से पढ़ रखा है तो यहाँ पे बस आपका रिवीजन चलेगा, और रिवीजन को रिवीजन की तरह ही करो, ठीक है। रिवीजन करते रहो, ऐसा मत कहना भी कि सर जल्दी जल्दी पढ़ा दिए, समझ में नहीं आया। सब कुछ पढ़ा चुका हूँ बेटा। मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में चार्ज के बारे में एक एक बातें हम लोगों ने ध्यान से देखी थी। तो सबसे पहले चार्ज क्या होता है बेटा? चार्ज होता क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है। क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है ना। चार्ज क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है। अब इस मैटर की प्रॉपर्टी की वजह से क्या क्या होता है? दो फिनोमिना होते हैं। ये जो चार्ज है ये मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी जो दो फिनोमिना शो करता है, एक अट्रैक्शन, एक करता है अट्रैक्शन और दूसरा क्या करता है? रिपल्सन। चार्ज बेसिकली है क्या बेटा? चार्ज मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि अट्रैक्शन और रिपल्सन का फिनोमिना शो करती है। ठीक बात है, समझ में आ रहा है? तो बिल्कुल समझ में आ रहा है। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज बेटा हम लोग को देखना है। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है? चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड सर, चार्ज इज क्वांटाइज का मतलब क्या हो गया? Q इक्वल टू एन ई। क्या हो गया? Q इक्वल टू एन ई, मतलब किसी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होगा वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। क्या होगा? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। सर इसका और अच्छे से मतलब बताओ। बता चुका हूं मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में। जाओ जल्दी से उस लेक्चर को दोबारा से देख लो, अगर नहीं पता तो, नहीं समझ में आ रहा तो जल्दी जाओ जल्दी जाओ। यहाँ पे क्या कर रहे हो? लेक्चर को रिवाइज करते रहो। दूसरा पॉइंट क्या? दूसरा पॉइंट क्या? चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज क्या होता है बेटा? इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब क्या? डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगली बात को देख लो, अगली बात को देख लो। इसको मतलब मैं अगर इसको ध्यान से समझाना चाहूँ बेटा तो चार्ज इज इनवेरिएंट मतलब चार्ज बेसिकली आपको क्या होता है, एक चीज को समझो आप लोग कि कई सारे हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए, उनको देखने के लिए हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत होती है। लेकिन चार्ज एक ऐसा क्वांटिटी है जिसको देखने के लिए, जिसके लिए हमें किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ती, पहली चीज। दूसरी चीज क्या? कई सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है ना, कुछ फिजिकल क्वांटिटी बेटा ऐसे भी हैं जिसको जब हम लोग स्पीड ऑफ लाइट में फेंक दें, हमारे पास कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनको अगर हम लोग स्पीड ऑफ लाइट से फेंकते हैं तो वो फिजिकल क्वांटिटी में कुछ चेंज देखने को मिलता है, उस फिजिकल क्वांटिटी में कुछ चेंज देखने को मिलता है। आपने पढ़ा है कि सर मास स्केलर है, मास टोटल मैटर कंटेन इन अ बॉडी होता है, यानी कि मास कभी बदलता नहीं है। ये सारी बातें आपने पढ़ा है, ठीक बात है, अच्छी बात है, सही बात है, कोई गलती नहीं है। आपने इन सभी बातों को पढ़ा है कि मास जो है वो बदलता नहीं है। कहीं भी आप चले जाओ, मून पे चले जाओ, जुपिटर पे चले जाओ, मास सेम रहने वाला है, ठीक है, कोई दो राय नहीं है। सही बात, बिल्कुल आप सही बात पढ़े हो। बट एक बात और आप याद रखना कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को जिसका कोई मास m है उसको स्पीड ऑफ लाइट से फेंक दो, अगर किसी ऑब्जेक्ट को जिसका मास m है उसको स्पीड ऑफ लाइट से फेंक दो तो जो मास है बेटा वो क्या हो जाता है? बदल जाता है। जो मास है बॉडी का उसमें कुछ चेंज देखने को मिलते हैं। बट चार्ज के साथ ऐसा नहीं है। अगर चार्ज को आप स्पीड ऑफ लाइट से भी फेंकते हो तो उसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल नहीं बदलने वाला, उसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल नहीं बदलने वाला, फिक्स रहने वाला है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। हाँ सर हो गया। तीसरा पॉइंट लिख लोगे आप लोग, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। चार्जेस क्या होते हैं बेटा?
नेचर में एडिटिव होते हैं। क्या होते हैं? एडिटिव होते हैं। मतलब कि एक आपको +5 कूलम का चार्ज यहां मिल गया, एक आपको +8 कूलम का चार्ज वहां पे मिल गया, एक आपको +9 कूलम का चार्ज यहां मिल गया। तो मैं आपसे पूछता हूं टोटल चार्ज आपके पास कितना हो गया? आपके पास टोटल चार्ज कितना हो गया? तो आप क्या बोलोगे? +5 कूलम, +8 कूलम, +9 कूलम। अब डायरेक्ट चार्ज को ऐड कर दो, खत्म बात। तो चार्ज क्या होते हैं? एडिटिव होते हैं। अगर चार्ज एडिटिव होते हैं इसका मतलब क्या कि चार्ज एक टाइप की स्केलर क्वांटिटी है, इज अ टाइप ऑफ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज एक टाइप का क्या है बेटा? स्केलर क्वांटिटी है। ये बात भी क्लियर हो गया। अगर चार्ज एडिटिव इन नेचर का है इसका मतलब चार्ज एक टाइप का स्केलर क्वांटिटी हो गया, एक टाइप का स्केलर क्वांटिटी हो गया। इतनी सारी बातें क्लियर हैं, इतनी सारी बातें क्लियर हैं। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, आप जल्दी से इसको नोट डाउन करो। 2 मिनट का टाइम आपके पास, जल्दी इसको नोट डाउन करो। हो गया? हो गया? चलो आगे चलते हैं, चलो आगे चलते हैं। अगला पॉइंट लिखोगे, when a charge is placed in an electric field, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है मैंने बता रखा है। जब हम लोग किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, देन it experiences a force। तो चार्ज क्या करेगा बेटा? चार्ज को अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। जब हम लोग किसी भी चार्ज बॉडी को किसी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो चार्ज पे एक फोर्स लगेगा, चार्ज पे एक फोर्स लगेगा। ये 3 क्लासेस में ये बात को रिपीट करते आ रहा हूं कि किसी भी चार्ज को जब हम लोग किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, किसी भी चार्ज को जब हम लोग किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो चार्ज अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है? ठीक है, हाँ सर। और उस फोर्स की वैल्यू क्या होती है? उस फोर्स की वैल्यू क्या होती है? वो फोर्स की वैल्यू होगा Q × E। ये बता चुका हूं आपको मैं। इस फोर्स की वैल्यू क्या होगा? Q × E। अच्छा, मान लो यहां पे कोई चार्ज है, मान लो यहां पे कोई प्लस का चार्ज है, इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। हाँ सर, सही बात है। तो ये चार्ज क्या करेगा बेटा? किसी चार्ज को मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो चार्ज क्या करेगा? चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। चार्ज क्या है? चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स। अच्छा, ठीक बात है। चार्ज अब क्योंकि एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, अब मैंने चार्ज को फिक्स नहीं रखा है, ये चार्ज फिक्स नहीं है, चार्ज फिक्स नहीं है। अच्छा, सही बात है, चार्ज फिक्स नहीं है सर, चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो आपको एक बात कक्षा 6वीं से पढ़ते आ रहे हो आप लोग कि फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट को चला सकता है। हाँ या ना बोलो? हाँ सर, चला सकता है। चला सकता है कि नहीं चला सकता? तो बिल्कुल चला सकता है। अच्छा, तो अगर ये चार्ज फिक्स नहीं है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, तो चार्ज क्या करेगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में किसी v वेलोसिटी से मूव करने लगेगा। ये चार्ज क्या करने लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही किसी v वेलोसिटी से मूव करने लगेगा। अच्छा, अब देखो ये सर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में क्यों मूव कर रहा है? अब ये पॉइंट समझो। अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, अगर हमारे पास प्लस क्यू मतलब पॉजिटिव चार्ज, प्लस क्यू मतलब बेटा पॉजिटिव चार्ज, अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर जो फोर्स लगता है, इस पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, है ना? ये लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। अगर हमारे पास कोई नेगेटिव चार्ज है तो इस पे जो फोर्स लगता है किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो कहां लगता है बेटा? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। समझ गए बात को? मतलब ये कि जो प्लस क्यू चार्ज है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, प्लस क्यू चार्ज है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो इस प्लस क्यू चार्ज पे भी इधर की डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा। इस प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगेगा बेटा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में लगेगा। प्लस क्यू, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है
और हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, तो इस प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में लगेगा। तो अगर इस प्लस क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो जो प्लस क्यू चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में किसी v वेलोसिटी से मूव करेगा। हाँ ना सर, बिल्कुल। मान लिया कि हमारे पास कोई नेगेटिव चार्ज है, हमारे पास कोई नेगेटिव चार्ज है, हमारे पास कोई नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो नेगेटिव चार्ज पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। समझ पाया बात को? समझा पाया आपको कि जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है उस पे जो फोर्स लगेगा किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वह इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर इधर है, तो इस नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल विपरीत लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल विपरीत लगेगा। क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या इतनी बातें क्लियर है आपको? अच्छा सर, बिल्कुल क्लियर है। तो अगर ये चार्ज फिक्स नहीं है, अगर ये चार्ज फिक्स नहीं है, अगर ये चार्ज फिक्स नहीं है, तो ये चार्ज किस डायरेक्शन में मूव करेगा? तो अब बोलो, ये कमाल की बात करते हो, अगर फोर्स इधर लग रहा है तो चार्ज भी किसी v वेलोसिटी से इधर को ही मूव करेगा। समझ में आया? समझ में आया? तो इन सभी पॉइंट्स को तो लिखो ही, साथ में अपने कॉपी में एक नोट बनाओ, नोट मार के बात लिखो कि पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में फोर्स लगता है। पॉजिटिव चार्ज में किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो फोर्स लगता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में होता है। नेगेटिव चार्ज में किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो फोर्स लगता है वह नेगेटिव चार्ज में किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो फोर्स लगता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, ठीक है। ये सारी बातें मैं कई दिनों से पढ़ाता आ रहा हूं, आज दोबारा से बता दिया। इतना क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। अब ये नीचे के भी दोनों पॉइंट्स को मैं इरेज कर देता हूं ना, अब मैं नीचे के भी दोनों पॉइंट्स को इरेज कर देता हूं। है ना? अब अगला पॉइंट लिखो, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज that exists is equal to चार्ज ऑफ प्रोटॉन। यानी कि जो सबसे छोटा पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है वो क्या होता है? चार्ज ऑफ प्रोटॉन। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जो सबसे छोटा पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है वो इस वैल्यू के बराबर एग्जिस्ट करता है, प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतनी बातें क्लियर है क्या? इतनी बातें क्लियर है क्या? चलो अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो। द स्मॉलेस्ट negative charge that exists, the smallest negative charge that exists, है ना, that exists is charge of चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, समझ गए बात को? तो यानी कि जो सबसे छोटा नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है वो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है और उसकी वैल्यू कितनी होती है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, -19 कूलम। ठीक है, ये दोनों पॉइंट क्लियर है? ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर है क्या? अब देखो सर, ये माइनस का मतलब क्या? मतलब जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो जीरो, उसकी वैल्यू 0 से छोटी होती है? नहीं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो 0 से छोटी नहीं होती। ठीक बात है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है बच्चा वो 0 से छोटी नहीं होती। ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। इसका मतलब क्या हुआ सर? फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बालक, इसका मतलब ये हुआ बालक कि जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का जो नेचर है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का जो नेचर है और प्रोटॉन का चार्ज का जो नेचर है वो दोनों आपस में बिल्कुल विपरीत हैं, बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल अपोजिट है। फिर से बताता हूं, नहीं समझे। प्रोटॉन के चार्ज का जो नेचर है और इलेक्ट्रॉन के चार्ज का जो नेचर है वो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है,
वो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है, ये मतलब है इसका, ये मतलब इसका। इस नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि इस चार्ज का जो नेचर है, इलेक्ट्रॉन वाले चार्ज का जो नेचर है, वो प्रोटॉन वाले चार्ज के नेचर के बिल्कुल विपरीत है, ये मतलब होता है। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 0 से छोटी है ना, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इस चार्ज का जो नेचर है और इस चार्ज का जो नेचर है बिल्कुल आपस में अपोजिट है, ठीक। कोई दिक्कत? पहले आप इन सभी पॉइंट्स को नोट करो, फिर हम लोग आगे के 1-2 पॉइंट्स और पढ़ते हैं और फिर पोटेंशियल एनर्जी को समझना शुरू करते हैं। जल्दी करो, जल्दी करो। हो गया बेटा? इतने सारी बातों को आप लोगों ने समझ लिया, इतने सारे बातों को अगर आप लोगों ने समझ लिया तो अब आओ, एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनना। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हमारे पास कोई चार्ज है, मान लो हमारे पास कोई प्लस क्यू चार्ज है, सेम चीज नेगेटिव के लिए भी होगा, सेम चीज नेगेटिव चार्ज के लिए भी होगा, बस मैं यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज से उसको एक्सप्लेन कर देता हूं, मैं यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज से उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। आप लोग ध्यान से यहाँ पे देखो, पूरा फोकस यहाँ पे रखो बेटा। आज का जो लेक्चर है वो है तो आसान, लेकिन यहाँ पे फिजिक्स के बहुत सारे टर्म यूज होने वाले हैं, तो मैं उनको सिखा रहा हूँ, तो ध्यान देना बेटा। ये पूरे चैप्टर में इन टर्म्स का काम आएगा। अभी जस्ट जो अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा इनमें इनका बहुत अधिक काम आने वाला है। ध्यान से देखो, अगर प्लस क्यू चार्ज है बेटा, अगर प्लस क्यू चार्ज है, अगर ये रेस्ट पे है, अगर ये प्लस क्यू चार्ज रेस्ट पे है, किस पे है? रेस्ट पे, मतलब बिल्कुल नहीं चल रहा, मेरे तरह से बैठ गया है। अगर ये प्लस क्यू चार्ज रेस्ट पे है तो ये क्या करेगा? ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, है ना। यानी कि अगर कोई प्लस क्यू चार्ज रेस्ट पर है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक। हाँ सर, ठीक। यही प्लस क्यू चार्ज अगर मूव करना शुरू कर दे, क्या करना शुरू कर दे? मूव करना शुरू कर दे। मान लिया कि किसी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, किसी फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यही प्लस क्यू चार्ज अगर किसी फिक्स डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दे, यही प्लस क्यू चार्ज अगर किसी फिक्स डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया, उस केस में क्या होगा? उस केस में ये करंट बनाएगा, क्या करेगा? ये करंट बनाएगा। ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और ये क्या करेगा? ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, है ना, है ना। हाँ सर। यानी कि इस प्लस क्यू चार्ज को अगर हम लोग फिक्स रखे हैं, अगर ये प्लस क्यू चार्ज रेस्ट पर है, अगर ये प्लस क्यू चार्ज किसी एक पोजीशन पर ही बैठा हुआ है, अगर ये प्लस क्यू चार्ज सिर्फ और सिर्फ रेस्ट पर है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर प्लस क्यू चार्ज रेस्ट पर है तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। सर अब तो याद हो गया, कितनी बार रिपीट करोगे? अगर इसी प्लस क्यू चार्ज को किसी फिक्स डायरेक्शन में मूव कराएं, अगर इसी प्लस क्यू चार्ज को किसी फिक्स डायरेक्शन में मूव कराएं, यानी कि मान लिया या फिर इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा, या फिर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा, या फिर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा, अगर ये प्लस क्यू चार्ज किसी फिक्स डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दे बालक, अगर ये फिक्स डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दे बालक, तो ये क्या करेगा? तो ये करंट भी बनाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा और ये मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। 3 काम करेगा। रिपीट करता हूं, अगर किसी चार्ज को हम लोग फिक्स रखे हैं तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, अगर किसी चार्ज को हम लोग एक फिक्स डायरेक्शन में मूव कराना शुरू कर दें तो वो करंट भी बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। सर रुको, मान लो मूव तो करा रहे हैं, इस चार्ज को मूव तो करा रहे हैं, ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसको हम लोग मूव तो करा रहे हैं, लेकिन फिक्स डायरेक्शन में मूव नहीं करा रहे हैं। मतलब पहले इधर लेके गए, फिर इधर लेके आए, फिर इधर लेके गए, फिर इधर लेके गए, इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है। मूव तो करा रहे हैं लेकिन इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है। उस केस में क्या होगा? उस केस में बेटा अगर इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है, अगर इसके मूवमेंट का डायरेक्शन फिक्स नहीं है, उस केस में बस ये 2 काम करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, करंट को प्रोड्यूस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं होगा? इसके बारे में आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो क्लास 12 में फिजिक्स में पढ़ना, अभी मेरा टॉपिक भी नहीं है, अब मैं उसमें बताऊंगा भी नहीं, उसमें 4 से 5 मिनट टाइम लग जाएगा, मेरे को नहीं बताना भी, मेरे पास उतना टाइम है नहीं। यानी कि अगर ये फिक्स डायरेक्शन में मूव नहीं करता, डू नॉट मूव इन फिक्स डायरेक्शन, अगर ये फिक्स डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, उस केस में क्या होगा बेटा?
उस केस में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, करंट नहीं बनेगा। क्लियर है मामला? क्लियर है मामला? तो आई होप कि आप ये बात समझ गए होंगे। अब तीसरा केस, चार्ज रेस्ट पे था तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो करंट भी बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी बना रहा है। चार्ज अगर मूव तो कर रहा है लेकिन फिक्स डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, उस केस में करंट नहीं बनाएगा, बस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ठीक, अगला बात, अगर चार्ज ऑसिलेट करे तो, इफ चार्ज गेट ऑसिलेट, मतलब ये चार्ज है, वो एक फिक्स पोजीशन पे ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ये काम करना शुरू कर दे, मूव नहीं कर रहा, अपना पोजीशन नहीं छोड़ रहा, एक फिक्स पोजीशन पे कभी आगे जा रहा है कभी पीछे आ रहा है, कभी आगे जा रहा है कभी पीछे आ रहा है। इसको कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। किसको क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। अगर चार्ज अपने फिक्स पोजीशन पे ऑसिलेट करना शुरू कर दे, उस केस में क्या होगा? उस केस में बेटा ये प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उस केस में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को प्रोड्यूस करेगा, उस केस में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को प्रोड्यूस करेगा। ये सारी बातें थी, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी जो मुझे लगता है कि मैं आपको समझाना चाहता था और काफी हद तक आप लोग समझ भी गए होंगे। पक्का ना? किसी को कोई समस्या होगी तो मेरे से पूछना जरूर। तो सबसे पहले आप इन सभी पॉइंट्स को नोट कर लो, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। ये 11th एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही नहीं, क्लास 12th में भी आपको काम देंगे। यही सारी बातें दोबारा वहां समझाई जाएंगी। समझ पाए बात को? तो अगर चार्ज अपने पोजीशन पे ऑसिलेट करना शुरू कर दे, पेंडुलम ऑसिलेट करता है ना, जो आपकी घड़ी में पेंडुलम लगा होता है, पहले टन टन, ये होता है ऑसिलेटरी मोशन। अगर चार्ज अपने फिक्स पोजीशन पे ऑसिलेट करना शुरू कर दे तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इन सारी बातों को आप जल्दी से लिख लो, उसके बाद हम लोग कुछ आगे की बातें समझते हैं। जल्दी करो। चलो बेटा चलो ध्यान से समझो आगे की बात। अब देखो, आपको पता है, अगली बात आ जाते हैं टाइप ऑफ चार्ज पे। आपको मैंने बता रखा है कि दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। दोबारा नहीं कर रहा इसको। ठीक, दो चार्ज मान लिया दोनों प्लस क्यू हैं, Q1 Q2। अगर दो चार्ज आपस में किसी डिस्टेंस r पर रखे हुए होते हैं, अगर दो चार्ज आपस में किसी r डिस्टेंस पर रख दिए जाएं तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है, वो क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। अब क्योंकि ये फोर्स क्या है? ये फोर्स क्या है? पॉजिटिव है। ये फोर्स क्या है? पॉजिटिव है। हाँ सर, बिल्कुल पॉजिटिव है। तो अगर फोर्स पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इफ फोर्स इज पॉजिटिव, इट मीन्स फोर्स ऑफ रिपल्सन। अगर फोर्स पॉजिटिव है, इसका मतलब फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है। क्या लग रहा है? फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है। जाहिर सी बात आपको दिख रहा है कि ये Q1 जो है वो इस Q2 को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा और ये जो Q2 है वो भी Q1 को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। दिख रहा है? हाँ सर, बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है और उनको पता है लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। ठीक है, तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता सर, यानी कि नेवर नेगेटिव। के ऑलवेज पॉजिटिव, फिक्स वैल्यू 9 × 10⁹। Q1 भी पॉजिटिव, Q2 भी पॉजिटिव, यानी कि पूरी वैल्यू, पूरा फोर्स पॉजिटिव। तो अगर फोर्स पॉजिटिव है, इसका मतलब आपको तुरंत समझना है कि फोर्स ऑफ रिपल्सन। फोर्स पॉजिटिव है, इसका मतलब फोर्स ऑफ रिपल्सन। ठीक है, अगला केस मान लिया यहाँ पे प्लस Q, यहाँ पर है माइनस Q। ये दोनों भी एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ये दोनों भी एक दूसरे से बेटा r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। इनके बीच में क्या फोर्स है? इसको मैंने Q1 बोल दिया, इसको मैंने Q2 बोल दिया। इनके बीच में क्या फोर्स लगेगा? तो आप क्या बोलोगे? सर F का तो एक ही फार्मूला है, F = K Q1 Q2 पर में r स्क्वायर। Q1 क्या हो जाएगा बेटा? प्लस का। Q2 क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का, अपॉन में r स्क्वायर।
क्लियर है मामला? क्लियर है मामला? बताओ। अब ये प्लस और ये माइनस आपस में हुए मल्टीप्लाई, ये प्लस और ये माइनस आपस में हुए मल्टीप्लाई, क्या वैल्यू आ गई? F इक्वल टू माइनस का K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। फोर्स क्या आ गया? फोर्स की वैल्यू माइनस में आ गई। सर इस फोर्स की वैल्यू माइनस में आ गई, इसका मतलब ये जीरो से छोटा है? नहीं नहीं, इसका मतलब क्या है? दिस फोर्स, क्या मतलब है? दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर, यानी कि ये जो फोर्स है बेटा वो अट्रैक्टिव नेचर का है, क्योंकि ये फोर्स पॉजिटिव था, ये वाला फोर्स पॉजिटिव था, इसका मतलब ये रिपल्सिव नेचर का था। ये फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आई थी, इसकी वजह से ये रिपल्सिव नेचर का हो गया, और यहाँ पे फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आ गई, इसका मतलब ये फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का है। किस नेचर का है बच्चा? अट्रैक्टिव नेचर का है। ठीक बात है? बोलो भाई, ठीक बात है ना? समझ गए ना आप लोग बात को? बोलो यार, जल्दी लिखो इसको, अगर समझ गए तो जल्दी लिखो। लिख लिया? लिख लिया? टाइम की कमी है बेटा, तो एक एग्जांपल और यहीं पर समझाया देता हूं, एक एग्जांपल और यहीं पर समझाया देता हूं, ध्यान से समझो। ऊपर वाली मिटा रहा हूं, ऊपर वाला जो पोर्शन उसको मिटा रहा हूं। ध्यान देना, एकदम ध्यान से समझना बेटा। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका एकदम मक्खन की तरह निकाल दूंगा। आप सारी बातों को क्लियरली सुनते जाओ, सारी चीजों को अप्लाई करते जाओ, जो जो क्वेश्चन मैं भेजता रहूंगा उन सभी क्वेश्चंस को करते जाओ, सारी बातें सुनते जाओ, उन चीजों को अप्लाई करते जाओ, रिवीजन करते जाओ, और जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं उनको करते जाओ। पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर एडवांस लेवल तक मक्खन की तरह निकाल दूंगा। 1% क्लियर नहीं आने वाला, 1% डाउट नहीं आने वाला, न फंसोगे कहीं। सारे क्वेश्चन एक बार मेरे कर लेना, उसके बाद आप पूरा पीवाईक्यू पे कूद जाना। मैं पूरी पीवाईक्यू नहीं, मैं कुछ पीवाईक्यू आपको कराऊंगा क्लास में, नो डाउट नेट। मैं आपको कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, चाहे बोर्ड के हों, चाहे वो आपके कुछ मैं फिजिक्स के भी ले लूंगा पीवाईक्यू, और मेंस के हों, एडवांस के हों, नीट के हों, सब हम लोग देखेंगे क्लास में। लेकिन कुछ अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे, तगड़े लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे। तो आप उन सभी क्वेश्चन को शिद्दत से फॉलो करना, शिद्दत से सॉल्व करना, फिर उसके बाद बताना कि सर क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ। फिर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम उठाना, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम उठाना, उसके सारे क्वेश्चन धड़ल्ले से होंगे। और ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। तीसरा केस ये ले लिया बेटा कि हमारे पास एक तो है प्लस क्यू चार्ज। तीसरा केस बच्चा ये लेता हूं कि एक तो है हमारे पास प्लस क्यू चार्ज और दूसरा है हमारे पास माइनस क्यू चार्ज। दो चार्ज है, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। ठीक बात है सर? बिल्कुल ठीक बात है, क्लियर बात है। इन दोनों को भी नहीं, पहले वाले को भी मैं लेता हूं बेटा माइनस क्यू, पहले वाले को भी मैं लेता हूं माइनस क्यू, दूसरे वाले को भी मैं लेता हूं माइनस क्यू। इन दोनों को भी हम आर डिस्टेंस पर रख दिए किसी, इन दोनों को भी हम किसी आर डिस्टेंस पर रख दिए। इनके बीच में अब कैसा फोर्स लगेगा? तो बोलोगे सर फोर्स की एक ही वैल्यू है, कंफ्यूज मत करो। एक बच्चा बोलेगा कंफ्यूज मत करो सर, फोर्स की एक ही वैल्यू है, के Q1 Q2 अपन में आर स्क्वायर, के Q1 Q2 अपन में आर स्क्वायर, यही है एकलौती फोर्स की वैल्यू। बेटा हाइपर क्यों हो रहा है? मान लिया तेरी बात, के Q1 Q2 अपन में आर स्क्वायर, यही फोर्स की वैल्यू ना? हाँ सर, इसको मैंने बोल दिया Q1, इसको मैंने बोल दिया Q2। ठीक है, बिल्कुल। Q1 की जगह पे क्या रखूंगा बेटा? Q1 की जगह पे क्या रखूंगा? तो आप बोलोगे सर F इक्वल टू के, Q1 की जगह पे माइनस Q1 है ना, Q1 के जगह पे माइनस Q1 है ना? हाँ सर, तो यहां पर रख दो माइनस Q1। Q2 की जगह पे माइनस Q2 है, Q2 की जगह पे माइनस Q2 है ना? सर बिल्कुल है, तो यहां पे भी रख दो माइनस है Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, अपॉन में आर स्क्वायर। बताओ। हाँ सर। अब बताओ, ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे। नीचे वाले बात को मिटा देता हूं ना, आई होप कि अब तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो मैं इसको भी मिटा देता हूं। ध्यान दो, ध्यान दो। ये माइनस और ये माइनस दोनों आपस में होंगे मल्टीप्लाई। हाँ सर, क्या बन जाएगा? कि माइनस इंटू माइनस प्लस, क्या हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहां पे मैंने प्लस लिख दिया, Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर। ये फोर्स भी क्या निकल के आ गया बेटा? पॉजिटिव। ये फोर्स भी क्या निकल के आ गया? पॉजिटिव। इसका मतलब क्या कि ये फोर्स भी क्या है? रिपल्सिव है। क्या है? रिपल्सिव है।
ये फोर्स भी क्या बच्चा, रिपल्सिव है। ध्यान दो, ध्यान दो, एकदम ध्यान से समझो बालक, ये फोर्स भी रिपल्सिव है, इसको ध्यान से समझो आप लोग। सर ये रिपल्सिव क्यों होगा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, यानी कि ये भी लाइक चार्जेस हो गए, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, यानी कि ये दोनों भी लाइक हो गए। तो लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, दिख रहा है। यानी कि फोर्स की वैल्यू अगर आपको कभी भी पॉजिटिव दे रखी है, न्यूमेरिकल्स में फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव दे रखी है, तो वहीं से आप अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना लेना कि रिपल्सिव फोर्स की बात कर रहा है। फोर्स की वैल्यू क्वेश्चन में नेगेटिव दे रखी है, तो अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना लेना कि फोर्स अट्रैक्टिव है। कई बार क्वेश्चन में क्या हो गया कि आपका फोर्स की वैल्यू आ गई नेगेटिव और आंसर में डायरेक्शन नहीं लिखा, फोर्स की वैल्यू आपकी आ गई नेगेटिव, मैग्नीट्यूड तो सेम था लेकिन आंसर शीट में पॉजिटिव। जैसे सपोज करो कि आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किया, जो फोर्स की वैल्यू आई वो -60 न्यूटन, जो फोर्स की वैल्यू आई वो आ गई -60 न्यूटन, है ना। आप आंसर मैच करने के वहां पे मिल गया आपको 60 न्यूटन। तो एक बार जरूर ध्यान से देख लेना कि अट्रैक्टिव फोर्स की बात कर रहा है कि रिपल्सिव फोर्स की बात कर रहा है। न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है तो आप मान लो 99.9% करेक्ट हो, लेकिन क्वेश्चन रीड कर लेना कि वहां पे अट्रैक्टिव फोर्स की बात कर रहा है कि रिपल्सिव फोर्स की बात कर रहा है, दोनों चार्ज का नेचर सेम है कि अपोजिट है। तो इतनी सारी बातें क्लियर हो गई आपको, इतनी सारी बातें आपको क्लियर हो गई। हाँ सर, कोई समस्या इनमें, कोई डाउट, कोई तकलीफ नहीं है ना, ठीक है, ठीक है, चलो लिख लिया, इसको बताओ जल्दी से, मैं साइड हो जाता हूं, आप लोग लिख लो जल्दी से इसे, लिख लिया, मिटाऊं, चलो। छोटी छोटी मगर आसान आसान सी और इंपॉर्टेंट बातें पढ़ रहे हैं हम लोग। कई लोग कंफ्यूज होंगे कि सर फिजिक्स पढ़ा रहे हो कि केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो। बेटा फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री गिव्स आउट फिजिकल केमिस्ट्री, हमेशा ये बात याद रखना। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको अच्छे खासे न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। आप जो बच्चे नए नए 11th में आए हो उनको मैं एक बात बता देता हूं, आप मैथ सॉल्व करोगे नहीं है कैलकुलेशन, बहुत कम कैलकुलेशन है। और मैथ में जो कैलकुलेशन आएगी वो एपी जीपी के आसपास आएगी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जब आप पढ़ोगे, सीक्वेंस एंड सीरीज उधर आपको मिलेगी, कुछ आपको बाइनोमियल थ्योरम से मिलेगी कैलकुलेशन, कम है, कम है। आप फिर पढ़ोगे फिजिक्स, फिजिक्स में कैलकुलेशन है बट उसमें भी कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स में है, बट है फिजिक्स में कैलकुलेशन है, ठीक, फिजिक्स में कैलकुलेशन है। अच्छा, केमिस्ट्री में भर भर के कैलकुलेशन है। केमिस्ट्री जब आप पढ़ोगे उसमें जब फिजिकल केमिस्ट्री का जो पार्ट है उसमें भर भर के कैलकुलेशन है, खूब सारा कैलकुलेशन है, पूरा कैलकुलेशन है। यानी कि कैलकुलेशन सबसे कम मैथ्स में होने वाला है। कैलकुलेशन है तो मैथ्स का पार्ट, लेकिन सबसे कम मैथ्स में होने वाला है क्लास 11th में, क्लास 12th में भी सबसे अधिक सर फिजिक्स और केमिस्ट्री में रहने वाला है। ग्रेविटेशन में चले जाओगे बहुत भयंकर कैलकुलेशन है, सोचो वाली बात को। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या बताऊं मैं आपको, अगर मैं बताऊं तो फिजिक्स से भी अधिक कैलकुलेशन केमिस्ट्री में है, फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिक्स में भी इंटीग्रेशन वगैरह करवाने लगेंगे, वहां पे वेरिएबल रिजल्ट निकालेंगे, डिफरेंशिएशन वगैरह हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे सीधे न्यूमेरिकल्स। तो कैलकुलेशन में बेटा कैलकुलेटर का यूज मत करो। अगर आप लोग कैलकुलेटर का यूज कर रहे हो तो एक बात मान के चलो कि आप लोग कॉम्पिटिशन से बाहर हो, आपके लिए नहीं है कॉम्पिटिशन। कैलकुलेटर का यूज अगर आप कर रहे हो तो बाहर हो, अभी से बाहर हो, मार्क माई वर्ड। कैलकुलेटर का यूज भूल के नहीं करना, ठीक है। आओ देखो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमारे पास दो पॉइंट चार्ज हैं, प्लस Q प्लस Q1 प्लस Q2। ये दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर सेपरेटेड हैं, ये दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर सेपरेटेड हैं। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता था वो क्या था, K Q1 Q2 अपन r²। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता था वो था K Q1 Q2 अपन में r²। ठीक बात है, हाँ सर अभी बताया आपने, अभी बताया इसको। अब एक बात ध्यान देना कि अगर ये बेटा फिक्स है, अगर ये दोनों चार्ज फिक्स हैं, हाँ सर, तो इनके बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी भी लग रहा होगा, उसकी वैल्यू होगा K Q1 Q2 अपान में R। इसका डेरिवेशन आप लोग क्लास 12 में पढ़ोगे। ये कहां से आया, कैसे हुआ, इन सारी बातों को आप लोग क्लास 12 में पढ़ोगे, फिजिक्स में दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में। अब क्योंकि मेरा टॉपिक ये है नहीं, मुझे इसका काम है, इस वजह से मैं समझा रहा हूं, तो मैं इस पे जाऊंगा भी नहीं, क्योंकि इसको अगर मैं समझाने चला तो मेरा 15 मिनट इसी पे चला जाएगा, लेक्चर लंबा हो जाएगा, आप लोग फिर रोने लगोगे। नहीं,
आपको बस याद रखना है कि दो चार्ज पार्टिकल अगर आपस में किसी फिक्स डिस्टेंस पे अगर किसी r डिस्टेंस पर फिक्स कर दिए जाएं, दो चार्ज पार्टिकल आपस में अगर किसी r डिस्टेंस पर फिक्स कर दिए जाएं, दो चार्ज पार्टिकल आपस में किसी r डिस्टेंस पर फिक्स कर दिए जाएं, तो उनके बीच में क्या लगता है? उनके बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी भी लग रही होती है, और उस पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होती है k q1 q2 अपन में r, क्या होती है? k q1 q2 अपन में r। ठीक बात है, बढ़िया बात है, बोलो हाँ सर। अब देखो Q1 भी पॉजिटिव, Q2 भी पॉजिटिव, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई? पॉजिटिव। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, इफ पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव, अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है? रिपल्सिव नेचर का है। यहां तक भी आप उस बात को बता सकते हो। इट मींस फोर्स एक्टेड बिटवीन the particles is repulsive in nature। है ना? अगर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब जो फोर्स लग रहा है पार्टिकल के बीच में वो क्या है? रिपल्सिव नेचर का है। इसका मतलब क्या है? रिपल्सिव नेचर का है। सिमिलरली अगर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, तो मैं इसको फिगर नहीं बनाता, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इस पॉइंट को। Similarly, if potential energy is negative, it means attractive force acting between the particles। समझ गए बात को? अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या? कि जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है? अट्रैक्टिव इन नेचर है। फोर्स जो पार्टिकल के बीच में लग रहा है वो कैसा है? अट्रैक्टिव इन नेचर है। तो जल्दी से आप इन सारे पॉइंट्स को नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी करो। हो गया, मिटाऊं? चलो आगे समझो। अब ध्यान देना। हमारे पास ये दो प्लेट्स हो गई बेटा, ये हो गया प्लेट 1 और ये हो गया हमारा प्लेट 2। प्लेट 1 और प्लेट 2 दोनों को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, प्लेट 1 और प्लेट 2 दोनों को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये हो गया नेगेटिव, क्योंकि ये प्लेट नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है तो ये हो जाएगा नेगेटिव। क्योंकि ये प्लेट नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है बेटा तो ये हो जाएगा नेगेटिव, और ये प्लेट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। फिर से बता रहा हूं, बड़ा वाला सिरा पॉजिटिव, छोटा वाला सिरा नेगेटिव। बड़े वाले सिरे को, बैटरी का जो बड़ा वाला सिरा होता है उसको
पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं और जो छोटा वाला टर्मिनल होता है उसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ध्यान से देखो, ये जो प्लेट है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ये वाला जो प्लेट है बेटा वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है, तो हो जाएगा नेगेटिव। ये वाला प्लेट नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है, तो हो जाएगा नेगेटिव। ये वाला जो प्लेट है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है। ये वाला प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है, हाँ सर, हाँ सर, ठीक। अब समझो, बात को समझो कि एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज आपस में जब किसी एक डिस्टेंस पर फिक्स कर दिए जाते हैं तो उनके बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी भी क्रिएट हो जाती है ना। एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज या फिर दो चार्ज जब आपस में एक डिस्टेंस पर फिक्स कर दिए जाते हैं तो उनके बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी भी क्रिएट हो जाती है ना। हाँ सर, ये बैटरी क्या कर रहा बेटा? ये बैटरी क्या कर रहा बेटा? ये बैटरी सर पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा। बैटरी का काम क्या होता है? बैटरी का काम होता है कि सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोवाइड करे। ठीक है, हाँ सर। तो अगली बात ध्यान देना कि जो पॉजिटिव टर्मिनल वाला साइड होता है, जो पॉजिटिव टर्मिनल वाला साइड होता है, जो पॉजिटिव टर्मिनल वाला साइड होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं हाई पोटेंशियल साइड। पॉजिटिव टर्मिनल वाला साइड बेटा हाई पोटेंशियल साइड होता है। नेगेटिव टर्मिनल वाला साइड बेटा, नेगेटिव टर्मिनल वाला साइड होता है लो पोटेंशियल साइड। समझ पा रहे बात को? समझ पा रहे बात को? हाँ सर। सर पॉजिटिव टर्मिनल वाला साइड हाई पोटेंशियल साइड, नेगेटिव टर्मिनल वाला साइड लो पोटेंशियल साइड। पोटेंशियल डिफरेंस करता क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस करता यह है कि सर्किट में करंट को फ्लो कराने का काम करता है। यानी कि अगर सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। सर्किट में अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो करंट फ्लो करने वाला ही नहीं है। ठीक है, एकदम 10वीं से उठा रहा हूं, 8वीं 10वीं से उठा रहा हूं। जो बच्चा 9 10th भी अच्छे से नहीं पढ़ा ना उसको भी यहां पे बातें समझ में आएंगी, लेकिन अगर वो कान खोल के दिमाग से अच्छे से ध्यान से सुन रहा होगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैठ के पढ़ रहे हैं लेकिन कानपुर में हड़ताल चल रहा है कोई। ये नहीं होना चाहिए, दिमाग कहीं और हो, नहीं होना चाहिए। चाय ले लिया हूं, चाय में बिस्कुट डुबो रहा हूं, खा रहा हूं, चुस्की ले रहा हूं, ऐसे नहीं होती पढ़ाई। जब पढ़ रहे हो तो पूरे फोकस से पढ़ो। एकदम 9वीं 10वीं का कॉन्सेप्ट उठा रहा हूं, ध्यान से समझो, सारी बातें मस्त तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, हाँ सर। चलो इसको मैं और अच्छे समझाता हूं। सपोज करो कि मैं किसी वायर से इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर देता हूं, तो करंट कहां से कहां बनेगा? तो तुम हमेशा बोलोगे कि सर कोई भी फ्लो अगर होता है तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। पानी बह रहा है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ बहेगा, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ बहेगा। नीचे से ऊपर पानी जाता है क्या? नहीं सर। अगर हवा का फ्लो हो रहा है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हवा का अगर फ्लो हो रहा है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर। हाई प्रेशर वाला साइड हाई पोटेंशियल, लो प्रेशर वाला साइड लो पोटेंशियल। सिमिलरली करंट अगर फ्लो हो रहा है तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। किसी भी चीज का अगर फ्लो है, फ्लो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। इसका मतलब सर कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ये बस समझाने के लिए मैंने बताया था, इसको बनाना नहीं है। इसको वैसे इरेज कर देता हूं, इसको मैं बस अब ऐसे इरेज कर देता हूं। मान लिया कि भी सर्किट है, जो हमारा सर्किट है वो क्या है? ओपन है बेटा। जो हमारा सर्किट है वो क्या है? अभी ओपन है। ध्यान समझो कि मान लिया कि अभी हमारा सर्किट ओपन है, इसका मतलब कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब अभी तक कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ है। ठीक, मैं यहाँ पे बीच में कोई प्लस क्यू चार्ज रख देता हूँ। मैं बीच में क्या करता हूँ? कोई प्लस क्यू चार्ज रख देता हूँ, कोई प्लस क्यू चार्ज रख देता हूँ। ठीक है, हाँ सर, बिल्कुल रख दिया, कोई समस्या की बात नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, इस प्लस क्यू चार्ज पे अभी कोई फोर्स लग रहा होगा क्या? इस प्लस क्यू चार्ज पर अभी कोई फोर्स लग रहा होगा क्या? तो अब क्या बोलोगे कि सर अभी जो सर्किट है वो ओपन है, यानी कि सर्किट में भी कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ है। अगर सर्किट में कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ है तो ना तो यहाँ पॉजिटिव है ना तो यहाँ पे नेगेटिव है। हाँ सर,
इसका मतलब अभी इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा। जब तक सर्किट ओपन है तब तक इस चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि जब तक सर्किट ओपन है तब तक यहाँ पे, जब तक सर्किट ओपन है तब तक यहाँ पे ना पॉजिटिव आएगा ना यहाँ पे नेगेटिव आएगा। अच्छा ठीक है, कोई फोर्स नहीं लग रहा। समझ गया सर, समझ गया सर। आगे देखो, आगे देखो, जैसे ही मैंने सर्किट को क्लोज किया, देखो आज की क्लास में हंसी मजाक नहीं चल रहा है क्योंकि टॉपिक सीरियस है। जैसे ही मैंने सर्किट को क्लोज किया, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। हाँ सर हो गया, यानी कि सर्किट में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। सर्किट में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। सर बिल्कुल हो गया, कोई समस्या की बात नहीं, हो गया तो क्या दिक्कत है। अब क्योंकि सर्किट में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया बेटा, तो ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा तो होगा नहीं, ये चार्ज फिक्स नहीं है। एक बात और ध्यान देना कि चार्ज फिक्स नहीं है, ये चार्ज फिक्स नहीं है, ठीक है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि सर्किट को क्लोज करते ही इस चार्ज पर फोर्स लगना शुरू कर जाए और ये चार्ज इधर मूव करने लगे। सबसे पहली बात सुनो कि जैसे आप सर्किट को क्लोज किए, जैसे ही आप सर्किट को क्लोज किए, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। अब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। हाँ सर, अब जैसे ही पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई, इस प्लस क्यू चार्ज पर एक फोर्स लगेगा, इस प्लस क्यू चार्ज पर एक फोर्स लगेगा। और ये जो प्लस क्यू चार्ज है, अब इसमें फोर्स लग रहा है, तो ये प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। अभी मैंने बताया ना कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मूव करता है। क्यों? क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा। हाँ है ना सर, बिल्कुल। अब ध्यान दो, ध्यान दो, जैसे ही मैंने सर्किट ओपन किया, इस प्लस क्यू चार्ज पर एक फोर्स लगेगा और धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद, मान लिया t इक्वल टू t सेकेंड के बाद, ये पॉजिटिव चार्ज इधर को v वेलोसिटी से मूव करने लगेगा। हाँ सर। अब मुझे एक बात बताओ, सर्किट को क्लोज करते हैं, जैसे ही हम लोगों ने सर्किट क्लोज किया वैसे ही चार्ज मूव करने लगेगा क्या? जैसे ही हम लोगों ने सर्किट को क्लोज किया वैसे ही ये चार्ज मूव करेगा क्या? नहीं सर। सर्किट को क्लोज करते ही ये चार्ज मूव करेगा क्या? नहीं सर। सर्किट को क्लोज किया, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड के बाद धीरे धीरे ये मूव करना शुरू करेगा, धीरे धीरे मूव करना शुरू करेगा। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। तो इनिशियल फेज में ये चार्ज मूव कर रहा है? नहीं कर रहा। ये चार्ज इनिशियल फेज में मूव कर रहा है? नहीं कर रहा। यानी कि इनिशियल फेज में चार्ज क्या है? रेस्ट पर है कि नहीं रेस्ट पर? हाँ सर। लेकिन क्योंकि सर्किट क्लोज है, इसका मतलब एक पोटेंशियल एनर्जी तो आ गई होगी। सर्किट क्लोज है, पॉजिटिव 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 नेगेटिव, एक पोटेंशियल एनर्जी तो आ गई होगी इसके पास। सर्किट क्लोज है तो इस चार्ज के पास एक पोटेंशियल एनर्जी तो आ गई होगी सर्किट क्लोज होते ही। हाँ सर, एक पोटेंशियल एनर्जी तो आ जाएगी। उसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा? उस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी तो मैं वहां पे लिखता हूं। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी हो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी Q इंटू वी के बराबर। मतलब सर ध्यान दो कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है इस चार्ज पार्टिकल के पास, इस चार्ज पार्टिकल के पास जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आ रही है। ये बैटरी क्या कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट कर रहा है। तो इस चार्ज पार्टिकल के पास जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आ रही है, वो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आ रही है। तो इस वजह से हम लोग इस पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलेंगे? Q इंटू वी। वी क्या है? हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। V क्या बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस है। इतनी बातें क्लियर हैं? फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसे ही हम लोगों ने सर्किट क्लोज किया, इस पे एक पोटेंशियल एनर्जी तो लगना शुरू हो जाएगा, इस पर एक पोटेंशियल एनर्जी लगना तो शुरू हो जाएगा। क्यों? देखो ये भी पॉजिटिव। और मैंने बता रखा है कि जब दो चार्ज पार्टिकल आपस में किसी एक डिस्टेंस पर रख दिए जाएं तो उनके साथ एक पोटेंशियल एनर्जी भी लगने लगती है। ठीक है, हाँ सर। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो लग रही होगी, ये हमारा हो गया पॉजिटिव और ये हो गया हमारा नेगेटिव। सर दोनों तरफ से एक पोटेंशियल एनर्जी तो लग रही होगी। अब क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी स्टार्टिंग में किसकी वजह से लग रही है? ये पोटेंशियल एनर्जी स्टार्टिंग में इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से लग रही है। इस वजह से यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? Q इंटू वी। क्या लिखेंगे? Q इंटू वी। इतनी बातें क्लियर है? तो इसको आप जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी से आप इसको नोट डाउन करो।
उतने पॉइंट्स को नोट कर लिया बेटा आपने, इन पॉइंट्स को आपने नोट कर लिया। आओ आगे समझते हैं बातों को। यानी कि t इक्वल टू 0 पर इस पार्टिकल के पास कोई मोशन नहीं होगा। t इक्वल टू 0 का मतलब क्या? सर्किट को क्लोज करने के जस्ट बाद वाला टाइम, जैसे ही मैंने सर्किट को क्लोज किया वो वाला टाइम t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 पर इस पार्टिकल के पास कोई मोशन नहीं होगा सर। और अगर t इक्वल टू 0 पर इस पार्टिकल के पास कोई मोशन नहीं है, इसका मतलब इसके पास क्या होगा? बस इसके पास होगा बस पोटेंशियल एनर्जी, इसके पास होगा बस पोटेंशियल एनर्जी। और उस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगा? Q इंटू वी। वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, हाँ सर। अब देखो, मान लिया कि कुछ समय बीत गया, t इक्वल टू टी सेकेंड। मान लिया हमारे पास कुछ समय बीत गया, t इक्वल टू टी सेकेंड। इस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ चुकी होगी, हाँ सर। तो अब क्योंकि इस पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएट हो गई है, तो इस चार्ज पार्टिकल पे भी इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगना शुरू होगा। क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएट हो गई है, तो इस चार्ज पार्टिकल पर भी इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। इस चार्ज पार्टिकल पर भी इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। हाँ सर, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब क्योंकि चार्ज पार्टिकल पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और चार्ज पार्टिकल फिक्स नहीं है, चार्ज पार्टिकल को मैंने फिक्स नहीं कर रखा, तो चार्ज पार्टिकल इधर को किसी वेलोसिटी v डैश से मूव करने लगेगा। जो चार्ज पार्टिकल है वो इधर किसी v डैश वेलोसिटी से मूव करने लगेगा। हाँ या ना? हाँ या ना बोलो सर। बिल्कुल। इस चार्ज पार्टिकल पे इधर को एक फोर्स लग रहा है, चार्ज पार्टिकल फिक्स है नहीं, तो चार्ज पार्टिकल इधर मूव ही ना करेगा, चार्ज पार्टिकल इधर चलना शुरू कर देगा। हाँ सर। अब जैसे ही चार्ज पार्टिकल यहां से यहां की तरफ चलना शुरू कर दिया, इसके साथ एक और एनर्जी एसोसिएट होने लग जाएगी, इसके साथ एक और एनर्जी एसोसिएट होने लग जाएगी, जो कि है काइनेटिक एनर्जी, समझ गए बात को? हाँ सर, बहुत ही अच्छे तरीके समझ गए। t इक्वल टू टी सेकेंड में जैसे जैसे समय बीतेगा, चार्ज पार्टिकल के पास बस पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, एक और एनर्जी आना शुरू हो जाएगी, जो कि होगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कहां से आ रही है सर? पार्टिकल चलना शुरू कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस घटता जा रहा है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जा रहा है। आपने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर इनटू वन फॉर्म टू अनदर। बस ये पोटेंशियल एनर्जी इस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जा रही है, ये पोटेंशियल एनर्जी इस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है? हाँ सर। ठीक है? हाँ सर। अच्छा, तो लिखो एज, लिखो, इतनी सारी बातों को बना लो और आगे पॉइंट लिखो, इन सब बातों को अच्छे से बना लो, फिर लिखो एज द टाइम चेंजेस आफ्टर क्लोजिंग द सर्किट, एज टाइम चेंजेस आफ्टर क्लोजिंग द सर्किट, a kinetic energy also associated with the charge particle, a kinetic energy also associated with the charge particle। ठीक है? चार्ज पार्टिकल के साथ एक काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगा। ठीक, अगला पॉइंट लिखो, the kinetic energy associate with the charge particle, the kinetic energy associate with the charge particle is because of, लिखो अगला पॉइंट, the kinetic energy associate with the charge particle is because of the potential energy, है ना? ये जो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल के पास आ रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। ठीक है? हाँ सर। अब अगला पॉइंट लिखो, पोटेंशियल एनर्जी, अगला पॉइंट लिखो, पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ब्रैकेट लिख लेना, बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसी पॉइंट में आगे ब्रैकेट बना के लिख लेना, बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक बात है? पक्का बात है? समझ चुके इतनी बातों को? हाँ सर।
यहाँ पे कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई दुख दुविधा? सर नहीं, कोई दुख दुविधा नहीं है, बहुत ही आसान सी बात है। ठीक, पार्टिकल पहले रेस्ट पे था, इसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता पार्टिकल पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगने लगा, तो पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया। अब क्योंकि पार्टिकल मूव कर रहा है, इसका मतलब पार्टिकल के पास मोशन भी आ रहा है, तो अगर मोशन हो जाता है किसी बॉडी के साथ तो उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी भी आ जाती है। तो ये काइनेटिक एनर्जी कहां से आ रही है? यही पोटेंशियल एनर्जी इस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, यही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। सर क्यों कन्वर्ट हो रहा है? क्योंकि हमें पता है from the law of conservation of energy, energy can neither be created nor be destroyed, but it can be transferred into one form to another। बस यही हो रहा है काम। एनर्जी को आप कभी नष्ट नहीं कर सकते ना बना सकते हैं, है ना, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। पहले रेस्ट में था तो इसके साथ बस कहाँ पोटेंशियल एनर्जी था, लेकिन जैसे इसके पास मोशन आया यही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो गई। ठीक है, पक्की बात। इन सारी बातों को एक बार आप जल्दी से लिख लो, फिर मैं आगे की तरफ चलता हूँ। लिख लिया बेटा? लिख लिया। अब आगे समझते हैं। बट मैंने क्या बताया आपको कि जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी था, ये जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी था, यही किस में कन्वर्ट हो रहा था बेटा? काइनेटिक एनर्जी में। ये किस में कन्वर्ट हो रहा था बेटा? काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। क्यों कन्वर्ट हो रहा था? क्योंकि आप बोलोगे कि सर बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी हमेशा क्रिएट ही होगा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी हमेशा ट्रांसफर होगा, कभी भी एनर्जी खत्म नहीं होगा। ठीक है, मैंने मान लिया। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि पार्टिकल, ये जो क्यू पार्टिकल है, ये जो प्लस क्यू पार्टिकल है, एक टाइम पे किसी फिक्स वी वेलोसिटी से मूव कर जाएगा? हाँ सर। तो जब ये फिक्स वी वेलोसिटी से जो पार्टिकल है, जो प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है, जब ये फिक्स वी वेलोसिटी से मूव कर जाएगा, अच्छी खासी वेलोसिटी से मूव कर जाएगा, उस केस में इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सॉरी, इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हो जाएगा हाफ mv²। क्या ये बात क्लियर है? एक टाइम ऐसा आएगा कि जब चार्ज पार्टिकल बढ़िया स्पीड से मूव करना शुरू कर देगा तो उसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं रह जाएगा। अगर कोई बॉडी एक अच्छी खासी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके पास कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहती है, उसके पास क्या आ जाती है? काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से आई? इसी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। यही पोटेंशियल एनर्जी इस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, यही वाला पोटेंशियल एनर्जी इस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। हाँ या ना बोलो? तो बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया। इसका मतलब अगर न्यूमेरिकली देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। न्यूमेरिकली देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ सर। इसका मतलब क्या? इसका मतलब Q इंटू वी इक्वल टू हाफ mv²। इसको v डैश स्क्वायर बोलता हूं ना। क्यों? v डैश मतलब वेलोसिटी, v डैश मतलब वेलोसिटी और v मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। समझ पाया बात को? समझ पाया बात को? कि क्योंकि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई होगी। हाँ सर। तो मैं तुमसे ये पूछता हूं कि जब काइनेटिक एनर्जी अपने पीक पे होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी की जब हमें हाईएस्ट वैल्यू मिल चुकी होगी, उससे अधिक वैल्यू नहीं होने वाली। एक वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की हमें ऐसी मिलेगी जो हाईएस्ट होगी, उससे अधिक नहीं बनने वाली। तो जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है वो तो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही होनी चाहिए। सर क्यों होनी चाहिए? अरे यही पोटेंशियल एनर्जी तो इसमें कन्वर्ट हो रहा है। हाँ सर। तो जो हमारे पास इनिशियल फेज में पोटेंशियल एनर्जी था और फाइनल फेज में जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, इन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू आपस में बराबर होंगी। इन दोनों की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है हमारे पास आपस में बराबर होंगी। हाँ या ना बोलो? हाँ या ना बोलो? समझ पाए इस बात को? समझ पाए बात को आप लोग? क्यों ऐसा होगा? क्योंकि यही पोटेंशियल एनर्जी इस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो यही वाला बंदा एक टाइम पे जीरो होगा और ये वाला बंदा मैक्सिमम होगा। तो जितना इनिशियल फेज में ये था, जितना इनिशियल फेज में ये था, उतना ही ना फाइनल फेज में ये भी होगा। बोलो सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, सही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा अब एक बात बताओ मुझे, यहां से अगर मैं v की वैल्यू निकालना चाहूं, v ऐसा नहीं कि अगर यहां मैं वेलोसिटी की वैल्यू निकालना चाहूं, किसका? v डैश स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? पहले 2qv/m, यही होगा। हाँ सर। यानी कि v डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? v डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 2qv/m। v डैश क्या है? वेलोसिटी। क्या है? वेलोसिटी। ये है वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल।
ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। वी डैश क्या हो गया बेटा, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। क्लियर है मामला, क्लियर है मामला, बताओ समझो। वी डैश क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। वी क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी के द्वारा लग रहा है। वी क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी के द्वारा लग रहा है। तो तुमसे क्वेश्चन कोई पूछ लेता है कि बताओ मैंने 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर दिया, जो चार्ज की वैल्यू थी वो थी +4 कूलम, और जो चार्ज का मास था वो था मान लो कोई 1 kg आसपास बोल दिया, तो आप मेरे को बता दोगे कि उसका वेलोसिटी क्या होगा, वो चार्ज पार्टिकल किस वेलोसिटी से मूव करेगा। चुपचाप फॉर्मूले में रखना, आंसर पा जाना है। कोई डाउट, कोई समस्या? इसको जल्दी से आप लोग नोट करो, जल्दी आप लोग इसको नोट करो। जल्दी आप लोग इसको नोट करो। ध्यान से समझो बालकों, पिछली वाली सारी बातें क्लियर हैं आपको, पिछली सारी बातें आपको क्लियर हैं। अब देखो आगे देखो और ध्यान से समझो। ध्यान से क्या समझना आता है कि अभी हम लोगों ने ये बात को प्रूव कर लिया कि जो क्यूवी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो था वो हाफ ऑफ mv² के बराबर था, यानी कि काइनेटिक एनर्जी के बराबर था। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी भी हम लोगों ने प्रूव कर लिया, फॉर्मूला से ये हो गया। मैं क्या करता हूं, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाई बाई 2 टू ईच साइड। मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। उसके पहले मैं ऐसे लिख देता हूं, QV इक्वल टू KE। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, बताओ। QV इक्वल टू KE मैं लिख सकता हूं कि नहीं? ये काइनेटिक एनर्जी ही है और ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ही है कि नहीं? हाँ सर, ठीक है। जैसे ही मैं 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या ये 2QV इक्वल टू 2 टाइम्स KE हो जाएगा? 2QV इक्वल टू 2 टाइम्स KE हो जाएगा। हाँ सर, हाँ सर। और ये 2QV क्या है? ये 2 इंटू QV क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसको मैं 2 इंटू पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूं, 2 इंटू पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूं। इसको बताओ, 2 इंटू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 2 इंटू QV इक्वल टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने? वेलोसिटी का जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, वी डैश का जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था वो क्या था? अंडर रूट में 2 टाइम्स QV अपॉन में m, यही था ना? अंडर रूट में 2 टाइम्स QV अपॉन में m, यही फॉर्मूला था ना सर? बिल्कुल यही फॉर्मूला था। आगे देखो, इस वैल्यू को क्या लिख सकता हूं मैं? इस वैल्यू को अब मैं इसको लिख सकता हूं अंडर रूट में 2 टाइम्स में काइनेटिक एनर्जी अपॉन में m, है कि नहीं? और इसी वैल्यू को मैं एक तरीके से और लिख सकता हूं अंडर रूट में 2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अपॉन में m। तो इन सारी बातों से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही बातें हैं। क्लियर है मामला? समझ चुके हो? जल्दी इसको नोट डाउन करो, जल्दी इसको नोट डाउन करो। चलो बेटा, तो अगली बात समझते हैं हम लोग। अगली बात क्या है? इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज V वोल्ट, अगर हमारे पास कोई V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा है, उस केस में हमने देख लिया था कि जो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू QV। जब हमने V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया था उस केस में हमारा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आपस में बराबर थे, और उसकी वैल्यू कितनी आई थी? Q इंटू V। क्या कितनी आई थी? Q इंटू V। ठीक है, आगे समझो। अब मैंने क्या किया? व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, अब मैंने क्या कर दिया? पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट कर दिया। इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर दिया मैंने? 1 वोल्ट कर दिया। तो उस केस में क्या होगा कि अच्छा, ये जो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है इसको मैंने एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगा दिया। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैंने इस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैंने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। तो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू चार्ज क्या था? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या था? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू था हमारे पास Q इंटू V। अब Q क्या था? चार्ज था। Q क्या था बेटा? Q क्या था हमारे पास? Q था हमारे पास चार्ज। हमारे पास Q क्या था? हमारे पास Q था चार्ज। अब चार्ज को मैंने इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस कर दिया, चार्ज को मैंने इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे क्या कर दूंगा? E इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना कर दिया? 1 वोल्ट, तो ब्रैकेट में 1 वोल्ट। अच्छा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कितना निकल के आ गया? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, यानी कि अगर हम लोग किसी इलेक्ट्रॉन पे 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं
तो उस केस में जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आती है, उसी पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी इलेक्ट्रॉन पर अगर हम लोग 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें, किसी इलेक्ट्रॉन पर अगर हम लोग 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें, उस केस में जो हमें पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, उसी पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी बातें समझ पाए आप लोग, इतनी बातों को आप लोग समझ पाए। अगला पॉइंट देखो, ये जो हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बेटा, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू है बेटा, वह है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इसको आपको लर्न रखना है, इसको आपको याद रखना है, इसको आपको हमेशा मेमोराइज रखना है। मेमोरी में फिट करो और दूसरों से राइज कर जाओ। ठीक बात है, समझ गए बात को? जल्दी इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग एक पॉइंट और लिखते हैं। जल्दी इसको नोट डाउन करो। चलो, तुमसे कोई पूछ लेता है कि बताओ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या है, क्या बताओगे? क्या बताओगे, बोलो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एनर्जी को गेन कर रहा है। एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। मान लो ये प्लेट था, पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो एकदम उड़ नहीं जाओगे इलेक्ट्रॉन। T = 0 पे इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे रहा होगा, लेकिन फिर उसने क्या की, एनर्जी गेन करनी शुरू की। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना शुरू किया और किसी v वेलोसिटी से मूव करना शुरू किया। ठीक है, तो ये बात लिखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेटेड अप टू वेलोसिटी v। रेस्ट स्टार्ट किया था लेकिन किसी v वेलोसिटी तक खुद को एक्सेलरेट कर लिया, बिकॉज ऑफ 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द सर्किट। किसके वजह से खुद को एक्सेलरेट कर पा रहा है, क्योंकि सर्किट में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है। सर्किट में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है। क्या ये सारी बातें आपको क्लियर हुई? ये सारी बातें आपको क्लियर हुई? बोलो, ये सारी बातें आपको क्लियर हुई? क्या है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैसे आया, ये जो फॉर्मूले मैंने समझाए, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं? ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं? ठीक है, तो अगर क्लियर है तो आप जल्दी से इनको नोट डाउन कर लो। फिर हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या पढ़ते हैं? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। जल्दी लिखो बेटा। तो चलो बेटा, आज हम लोग आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ये टॉपिक कौन सा है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, है ना, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब देखो, जितनी टफ बातें हम लोग को पढ़नी थी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब ये जो पोर्शन है बहुत आसान है, बहुत आसान है। पिछली बातों को अगर आप लोगों ने अच्छे से सीखा होगा तो ये आपको बहुत आसान लगेगा। अब बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाएगा, है ना। इसको बहुत आराम से समझ लेंगे हम लोग, बहुत ही मस्त तरीके से। आप बस ध्यान देना, ध्यान से सुनना। इसको समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। इसको समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। क्या है कि सपोज कर लो
ये हमारे पास हमारा एक ग्राउंड है, सपोज कर लो ये हमारा ग्राउंड है, यहाँ पर हम लोग क्या खेल रहे हैं बेटा, क्रिकेट खेल रहे हैं। ये हमारा ग्राउंड है, यहाँ पर हम लोग खेल रहे हैं क्रिकेट। यहाँ हम लोग क्या खेल रहे हैं बेटा, क्रिकेट। ये पेड़ है एक हमारे पास, ये एक पेड़ है ना, हमारे पास ये एक पेड़ है। इस पेड़ में एक पागल कुत्ते को बांध के रखा है। इस पेड़ में एक, चलो ये मान लो मैं कैसे बनाऊं कुत्ता, ये पेड़ है, यहाँ पे कोई जंगली जानवर इस तरह से हम लोगों ने बांध के रखा है, ठीक है। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या कर रहे हो, आप तो क्रिकेट खेल रहे हो। जब आप क्रिकेट खेल रहे हो तो जो बैट्समैन था, बैट्समैन ने क्या किया, बॉल मार दिया। अभी जो बॉल है वो जाके इस कुत्ते के जस्ट सामने आके गिर गई। जो बैट्समैन था, बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, बॉल यहां से, बॉल को जब हिट किया तो बॉल यहां से आई और कुत्ते के जस्ट सामने आके गिर गई। कुत्ते के जस्ट सामने आके गिर गई। अपने बैट्समैन को क्या बोला कि मैंने मना किया था ना कि उधर नहीं मारना, तू मारा है जाके तू ही बॉल लेके आ, तू मारा है जाके तू ही बॉल लेके आ। बैट्समैन मजबूर, बैट्समैन चल दिया बॉल को लेने के लिए, बैट्समैन चल दिया बॉल को लेने के लिए, बॉल को लेने के लिए, ताकि बॉल लाए और गेम आगे की तरफ बढ़े। अच्छा, अब बैट्समैन सबसे पहले यहां तक आया, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ए, बैट्समैन सबसे पहले इस पॉइंट ए पे आया। अच्छा, कुत्ता बंधा हुआ था पॉइंट बी तक, चलो मैंने बोल दिया कुत्ता बंधा हुआ था किसी पॉइंट सी तक, है ना। हाँ सर, और ये उसके मुंह के पास हमारा बॉल गिरा हुआ है आके। फिर बैट्समैन पॉइंट बी पे आया, यहां से यहां पे बैट्समैन पॉइंट बी पे आया। हाँ सर, आ गया। फिर यहां से यहां बैट्समैन पॉइंट डी तक आया। हाँ सर, आ गया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या बैट्समैन इस पॉइंट डी के आगे जा पाएगा? जैसे ही बंदा पॉइंट डी तक आया, जैसे ही बंदा पॉइंट डी तक आया, वैसे ही जो कुत्ता था अपना दांत निकालना शुरू किया, अपना दांत दिखाना शुरू किया और इस पे गुर्राना शुरू किया। जैसे ही बैट्समैन पॉइंट डी तक आया, कुत्ता इस बंदे पे गुर्राना शुरू किया। अब बैट्समैन की हवा टाइट, अब बैट्समैन परेशान, अब बैट्समैन को डर लगना शुरू हुआ। क्या बैट्समैन इस पॉइंट डी के आगे आएगा? पॉइंट डी के जस्ट बाद बॉल है, या अपना हाथ बॉल तक करने की कोशिश भी करेगा? बोलो। बैट्समैन पॉइंट ए तक आया, कुत्ते के रेंज के बाहर है, ए से बी पे चला गया, उसको कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि उसको पता है कुत्ता बंधा हुआ है, छूट पाएगा नहीं। बी से डी पे आ गया, अभी भी कुत्ते के रेंज के बाहर है, लेकिन अब कुत्ते के रेंज के लगभग पास में आ गया। जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाएगा, पूरा चांस है कुत्ता इसके हाथ को पकड़ ले, अच्छा, यानी कि अब बताओ बैट्समैन पॉइंट डी से आगे की तरफ आ सकता है क्या? तो अब बोलोगे कि नहीं आ सकता। क्यों? कुत्ते का डर है सर, कुत्ता काट लेगा। बस वही बात समझाना चाह रहा हूं कि पॉइंट डी से बॉल के बीच का जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, DOCA, मतलब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। समझ गए बात को? हाँ सर, समझ गए। अब केमिस्ट्री के टर्म में क्या हुआ? इसको अब हम लोग थोड़ा सा केमिस्ट्री खेल लेते हैं, ध्यान से समझना बेटा, अब इस बात को ध्यान से रिलेट करना कुत्ते से। सर कहां से रिलेट करवा रहे हो? देखो, ये हमारे पास कोई एटम है, एटम का न्यूक्लियस, ये एटम का आउटर मोस्ट सेल, एटम का न्यूक्लियस, ये हो गया एटम का आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। मैंने किसी प्लस क्यू चार्ज को किसी v वेलोसिटी से एटम की तरफ फेंक के मारा। मैंने क्या किया, हमारे पास कोई प्लस क्यू चार्ज था, उसको किसी v वेलोसिटी से एटम की तरफ फेंक के मारा, ठीक है। हाँ सर, अब मुझे एक बात बताओ, जैसे ये पार्टिकल, जैसे ये प्लस क्यू चार्ज इस एटम के पास आता जाएगा, वैसे इस न्यूक्लियस और इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बोलो। जैसे ये प्लस क्यू चार्ज इस एटम के पास आएगा, वैसे ये न्यूक्लियस और इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में एक रिपल्सन फोर्स बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा? हाँ सर, ये भी पॉजिटिव, और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। हाँ सर, तो एक ऐसा टाइम आ चुका होगा, मैंने इसको बोल दिया कोई पॉइंट डी,
एक ऐसा टाइम आ गया होगा पॉइंट डी जहां पर ये जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है FOR मतलब फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। पॉइंट डी पे हमारा फोर्स ऑफ रिपल्सन मैक्सिमम हो चुका होगा, और जैसे ही फोर्स ऑफ रिपल्सन मैक्सिमम हुआ, ये जो प्लस क्यू चार्ज है, ये जो प्लस क्यू पार्टिकल है, वो क्या हो जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा, रुक जाएगा। यहां पे किस पे हो जाएगा, रेस्ट पे हो जाएगा। इसके आगे नहीं जा पाएगा, इसके आगे नहीं जा पाएगा। रिपीट करो। इस प्लस क्यू चार्ज को मैंने एक v वेलोसिटी से इस एटम की तरफ थ्रो किया। ये प्लस क्यू चार्ज एटम की तरफ आ रहा था, लेकिन इस प्लस क्यू चार्ज पर एक रिपल्सन फोर्स बढ़ता जा रहा था। यह प्लस क्यू चार्ज एटम की तरफ आ रहा था, लेकिन इस प्लस क्यू चार्ज पर एक रिपल्सन फोर्स बढ़ता जा रहा था, एक रिपल्सन फोर्स बढ़ता जा रहा था। क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो मैक्सिमम होगा। हाँ सर, अब जैसे ही ये फोर्स ऑफ रिपल्सन मैक्सिमम हुआ, वो चार्ज पार्टिकल जो था वो यहीं पे रुक जाएगा, चार्ज पार्टिकल यहीं पे रुक जाएगा, रेस्ट पे हो जाएगा। ठीक, तो इसको मैंने बोल दिया कोई पॉइंट ई। इस पॉइंट ई से न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। वो डिस्टेंस जहां पर रिपल्सन मिनिमम हो जाता है न्यूक्लियस और एटम के बीच में, और एटम उस डिस्टेंस के आगे नहीं जा पाता इस रिपल्सन फोर्स की वजह से। कुत्ते वाले एग्जाम्पल से रिलेट करो, एक पॉइंट तक चला गया, लेकिन उस पॉइंट के बाद रिपल्सन अधिक हो गया। रिपल्सन मतलब डर अधिक हो गया कि काट लेगा। उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। उस पॉइंट से कुत्ते के बीच की दूरी, और सिमिलरली उस पॉइंट से न्यूक्लियस के बीच की दूरी, यही होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एक ऐसा डिस्टेंस है जिसके एक ऐसा डिस्टेंस है दो न्यूक्लियस और किसी पॉइंट के बीच में। फिर समझो, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच न्यूक्लियस और किसी पॉइंट के बीच का वो डिस्टेंस है जिसके आगे चार्ज पार्टिकल नहीं जा पाता। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्सन वहां पे मैक्सिमम हो चुका होता है, और वहां पे चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो चुकी होती है। समझ गए बात को? हाँ सर। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, इसकी फील आ गई आप लोगों को। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एक ऐसा डिस्टेंस है न्यूक्लियस और किसी एक पॉइंट के बीच में, न्यूक्लियस और किसी पॉइंट के बीच में ऐसा डिस्टेंस है जिसके आगे, जिस पॉइंट के आगे चार्ज पार्टिकल नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट तक रिपल्सन फोर्स की वैल्यू बहुत अधिक हो चुकी होती है। उस पॉइंट तक रिपल्सन फोर्स की वैल्यू बहुत अधिक हो चुकी होती है, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाती है, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाती है। ठीक है, हाँ सर। इसका मतलब जब हम लोग किसी भी चार्ज पार्टिकल को न्यूक्लियस की तरफ फेंकेंगे, न्यूक्लियस की तरफ v वेलोसिटी से स्ट्राइक करवाएंगे, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। रीजन क्या है? क्योंकि रिपल्सन फोर्स बहुत अधिक बढ़ चुका होगा। अच्छा, तो उस पॉइंट से न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा, उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। फिर से रिपीट करता हूं, इरेज करके रिपीट करता हूं। ध्यान दो, अच्छे से समझो। हम लोगों ने किसी चार्ज पार्टिकल को किसी v वेलोसिटी से न्यूक्लियस की तरफ फेंक के मारा। हम लोगों ने किसी चार्ज पार्टिकल को किसी v वेलोसिटी से न्यूक्लियस की तरफ फेंक के मारा। ठीक है, हाँ सर, मार दिया। अभी जो v वेलोसिटी है बेटा, वो क्या है, वो तो फास्ट है, अच्छा खासा वेलोसिटी दिया। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जहां पर बहुत ज्यादा रिपल्सन फोर्स होने की वजह से, एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर बहुत ज्यादा रिपल्सन फोर्स होने की वजह से ये जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है। क्यों? समझो, ये चार्ज पार्टिकल जब यहां पे आया, इसकी वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में थी, लेकिन हमेशा इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक रिपल्सन फोर्स लग रहा था, FOR। हाँ सर, वेलोसिटी इधर है, फोर्स इधर है, तो पार्टिकल क्या होगा, स्लो डाउन होगा। पार्टिकल स्लो डाउन होगा। फिर समझो, पार्टिकल को तुम किसी फोर्स से इस डायरेक्शन में फेंके, पार्टिकल को तुम किसी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में फेंक दिए। पार्टिकल की वेलोसिटी इधर को है, लेकिन उसमें फोर्स हमेशा इधर को लग रहा है। पार्टिकल की वेलोसिटी तो इधर को है, लेकिन इस पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है वो इधर को लग रहा है।
रिपीट कर रहा हूँ, पार्टिकल की वेलोसिटी इधर को है, लेकिन इस पार्टिकल पे हमेशा हमेशा कॉन्स्टेंटली एक फोर्स इधर को लग रहा है, रिपल्सन फोर्स। तो ये पार्टिकल की वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी कि नहीं होती जाएगी सर? बिल्कुल होती जाएगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो इतना अधिक हो चुका होगा कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी वो जीरो हो जाएगी। हाँ सर, मान लिया किसी इस पॉइंट पे पार्टिकल जो Q है इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो हो गई, यानी कि पार्टिकल यहाँ पे रुक गया, पार्टिकल यहाँ पे रुक गया, यानी कि इस पॉइंट, इसको मैंने E बोल दिया, पार्टिकल इस पॉइंट E के आगे नहीं जा सकता। इसका मतलब जो पार्टिकल है, जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल है, वो इस पॉइंट E से आगे नहीं जा पाएगा। ठीक है, हाँ सर। तो पॉइंट E से लेके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है इसको मैंने बोल दिया R0। क्या बोल दिया? R0। और यही जो R0 डिस्टेंस है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। होता क्या है, डेफिनेशन क्या है, ये बात समझ में आया आपको? डेफिनेशन क्या है, होता क्या है, ये बात आपको समझ में आ गया। आप पहले इस फिगर को बना लोगे, उसके बाद मैं फिर इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस पे आऊँगा, इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करूँगा, बट पहले आप ये फिगर बनाओ, जल्दी करो बेटा। तो चलो बेटा हम लोग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल एंड द टारगेट न्यूक्लियस। यानी कि टारगेट न्यूक्लियस मतलब वो न्यूक्लियस जिसपे आपने किसी प्लस क्यू चार्ज को किसी v वेलोसिटी से स्ट्राइक करवाया था, है ना? तो क्या होता है? क्लोजेस्ट अप्रोच इज द मिनिमम डिस्टेंस। एक टाइम ऐसा आया था कि चार्ज पार्टिकल रुक गया था ना, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल एंड द टारगेट न्यूक्लियस बिफोर द पार्टिकल मोमेंटली स्टॉप एंड स्कैटर बैकवर्ड। तो बेटा एक टाइम कैसा आया था? एक टाइम कैसा आया था कि चार्ज पार्टिकल किसी डिस्टेंस पर आके रुक गया था, किसी डिस्टेंस पे आके चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई थी जीरो। हाँ सर, तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, कुछ समय बाद चार्ज पार्टिकल पे इधर को फोर्स, तो चार्ज पार्टिकल पे हमेशा एक रिपल्सिव फोर्स तो लगी रहा है, चार्ज पार्टिकल के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा इस पे एक फोर्स तो लगी रहा है। हाँ सर, तो जैसे इसकी वेलोसिटी जीरो होगी फिर वो इधर की तरफ, पीछे की तरफ वापस आना शुरू हो जाएगा किसी v डैश वेलोसिटी से, पीछे की तरफ वापस आना शुरू हो जाएगा किसी v डैश वेलोसिटी से। ठीक, तो यही बात लिखा हुआ है। तो इस पॉइंट से लेके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब ये होता कब है? मैथमेटिकली इट अकर व्हेन पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी जब पोटेंशियल एनर्जी में पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाएगा तो हमको क्या मिलेगा? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये बात को आप कम समझे होगे, ये बात आपको थोड़ी सी कम समझ में आई होगी। पहले आप ऊपर के पॉइंट को लिखते रहो, मैं इस बात को समझाता हूं, मैं इस बात को समझाता हूं। चलो ध्यान देना। हमारे पास वही सेम चीज, एक न्यूक्लियस है, हमारे पास ये एटम हो गया और ये एटम का हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, इन्फिनिटी से मैंने एक पार्टिकल को, एक प्लस क्यू चार्ज को किसी v वेलोसिटी से फेंक दिया। इन्फिनिटी से मैंने किसी चार्ज को, किसी प्लस क्यू चार्ज को किसी v वेलोसिटी से फेंक दिया। पहले पॉइंट B पे आया, पॉइंट B पे आया। पॉइंट B और इन्फिनिटी के बीच का डिस्टेंस बहुत ही छोटा था, यानी कि आप समझो कि पॉइंट B पे भी इस चार्ज पार्टिकल का जो वेलोसिटी था, मान लो आप मैंने इसको v डैश वेलोसिटी से फेंका, इन्फिनिटी से मैंने इस चार्ज पार्टिकल को v डैश वेलोसिटी से फेंका, पॉइंट B पे आया। पहले चार्ज पार्टिकल पॉइंट B पे आया, पॉइंट B पे इस चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी थी वो कुछ v थी। पॉइंट B पे इस चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी थी बेटा वो कुछ v वेलोसिटी थी। क्या थी? कुछ v वेलोसिटी थी। अच्छा, पॉइंट B से न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वो अभी भी इन्फिनिटी ही है। पॉइंट B से इस एटम के बीच का जो डिस्टेंस है, B और एटम के बीच का जो डिस्टेंस है वो अभी भी इन्फिनिटी ही है, वो अभी भी इन्फिनिटी ही है। कोई समस्या? अभी भी इनफाइनाइट लिया हूं। ठीक है, इसका मतलब पार्टिकल अभी अगर देखो ध्यान समझो, अगर B से एटम के बीच का डिस्टेंस अगर इनफाइनाइट है, इसका मतलब B पॉइंट पे जो प्लस क्यू चार्ज है, जो ये चार्ज है, इस पे जो फोर्स लग रहा होगा जीरो होगा। क्यों? फोर्स का तो फॉर्मूला होता है ना, F = K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। हाँ सर, R स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग? इन्फिनिटी रखेंगे, और ऊपर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी का स्क्वायर अपॉन में K Q1 Q2। ठीक है, हाँ। तो किसी भी वैल्यू को अगर इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी जीरो। किसी भी नंबर को अगर आप लोग इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी जीरो। हाँ सर, इसका मतलब अभी इन पे फोर्स ऑफ रिपल्सन जीरो लग रहा होगा, अभी इन पे फोर्स ऑफ रिपल्सन जीरो लग रहा होगा। अच्छा, अब मैं तुमसे पूछता हूं, 8 पॉइंट B
पॉइंट बी, पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 8 पॉइंट बी, पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा बेटा, तो आप बोलोगे सर 1/2, मान लिया इस पार्टिकल का मास कुछ m है तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो mv² होगा, mv² होगा। मैं पूछता हूं कि बताओ पॉइंट बी पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा पार्टिकल का, पॉइंट बी पे पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो अब क्या बोलोगे कि फोर्स ही 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी कहां से आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, पार्टिकल टोटली मोशन में है, पार्टिकल टोटली मोशन में है, और जब पार्टिकल पूरी तरह से मोशन में होता है उस केस में जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है वो 0 हो जाता है। जब पार्टिकल मोशन में होता है तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास 0 होता है और पार्टिकल के पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है। अभी आपने पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, मैं बोला बहुत अच्छी बात है, यही सुनना था मुझे बस। फिर मैं तुमसे पूछता हूं, बताओ टोटल एनर्जी कितना होगा, पार्टिकल का टोटल एनर्जी कितना होगा पॉइंट बी पे पार्टिकल का टोटल एनर्जी कितना होगा, तो तुम क्या बोलोगे कि सर जो टोटल एनर्जी होता है वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम होता है। हाँ, मैं बोला ठीक बात है। तो तुम बोलोगे कि सर पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है, मैं बोला हाँ 0 है, प्लस काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² है, 1/2 mv² है। मैं बोला बहुत अच्छी बात है, और अच्छी बात है, जबरदस्त बात है, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब टोटल एनर्जी कितना निकल के आ गया, टोटल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर निकल के आ गया, जो कि है 1/2 mv²। पॉइंट बी पे जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर है हाफ mv²। इतने पॉइंट्स को आप लोग लिख लो, पहले इतने पॉइंट को आप लोग लिख लो, फिर मैं आगे का डेरिवेशन करके दिखाता हूं। जल्दी करो जल्दी करो। अच्छा नीचे जगह है, अभी भी कर सकता हूं, है ना हाँ सर, या पहले आप लोग लिख ही लो, पहले आप लोग इसको लिख ही लो, ऊपर नहीं करते। चलो बेटा आओ आगे की बातों को समझते हैं हम लोग ध्यान से। अब क्या हुआ था बेटा कि जब तक पार्टिकल हमारा पॉइंट बी पे था, इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी थी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 थी, क्योंकि इसके पास मोशन था तो काइनेटिक एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं था, 0 था। ठीक है, समझ गए। अब पार्टिकल v वेलोसिटी से चलते सबसे पहली बात कि पॉइंट बी से मान लिया था कि एटम के बीच का जो डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी है। क्या है? इन्फिनिटी है। पार्टिकल चलते आ गया पॉइंट ए पे। कहां पे आ गया? पॉइंट ए पे। अब हुआ क्या एट पॉइंट ए रिपल्सन फोर्स इज maximize in such a way that particle at point A repulsion force is maximized in such a way that particle get stop। यानी कि पॉइंट ए तक रिपल्सन फोर्स कुछ इस तरह से बढ़ गया कि पार्टिकल जाके रुक गया। पार्टिकल क्या हो गया? स्टॉप हो गया वहां पे। तो यानी कि अगर पार्टिकल पॉइंट ए पे स्टॉप हो गया, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? यहां पे जो इसकी वेलोसिटी है वो कुछ 0 हो जाएगी। पॉइंट ए पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा? 0 हो जाएगी। अच्छा, अब जब पार्टिकल स्टॉप हो गया यहाँ पे तो कुछ समय बाद क्या होगा? रिपल्सन फोर्स तो इसमें हमेशा इधर को लग रहा है, इधर पे तो हमेशा एक फोर्स ऑफ रिपल्सन लग ही रहा है इस पार्टिकल पे। हाँ सर, यानी कि कुछ समय बाद पार्टिकल पीछे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। यानी कि पार्टिकल किस पॉइंट पे आके रुका? तो आप बोलोगे सर पार्टिकल पॉइंट ए पे आके रुका। तो पॉइंट ए से न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैंने बोल दिया r0। पॉइंट ए से न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैंने क्या बोल दिया? r0। तो ये जो हमारा r0 होगा बेटा, दिस r0 क्या है? ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की यहां तक की बात समझ में आई आपको? अब आगे देखो। अब अगर मैं पॉइंट ए की बात करूं, 8 पॉइंट ए, अगर बेटा मैं पॉइंट ए की बात करूं आपसे, तो पॉइंट ए में पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई है 0। पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई 0। तो पॉइंट ए पे अगर मैं तुमसे पूछूं काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि सर पॉइंट ए पे जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है 1/2
mv स्क्वायर, और क्योंकि v की वैल्यू 0 हो गई है, v यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो गई है, तो हम लोग क्या लिख देंगे 1/2 0 का स्क्वायर, यानी कि कितनी आ गई वैल्यू 0। पॉइंट ए पे जो काइनेटिक एनर्जी है बेटा वो कितनी आ गई 0, यानी कि पॉइंट ए पे अगर काइनेटिक एनर्जी 0 आ गई, इसका मतलब पॉइंट ए पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो मैं तुमसे पूछता हूं कि बताओ पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। पॉइंट ए पर जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, पीई मतलब पोटेंशियल एनर्जी, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या बोलोगे कि सर आपने मुझे एक फॉर्मूला बताया था, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू के Q1 Q2 अपान में R, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू के Q1 Q2 अपान में R। मैं बोला कि हाँ बताया था। तो आप बोलोगे कि सर Q1 की जगह पे तो हम लोग रख देंगे प्लस Q, के Q1 की जगह पे हम लोगों ने रख दिया प्लस Q, अच्छी बात है। Q1 की जगह पे हम लोगों ने क्या रख दिया, प्लस Q। मैं बोला बहुत अच्छी बात है। Q2 की जगह पे क्या रखोगे बेटा, Q2 की जगह पे क्या रखोगे बेटा, तो बोलोगे कि सर रुको सोचने दो। मैं पूछा क्या सोचना चाहते हो, तो तुम बोलोगे कि सर अभी आपने बताया कि जो एटम है इसका एटॉमिक नंबर है कुछ Z। हाँ मैंने सही बताया, एटम का एटॉमिक नंबर कुछ Z है, बहुत अच्छी बात है। ये हो गया एटम का न्यूक्लियस। अच्छा, और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन। और अच्छी बात होगी। एटम का एटॉमिक नंबर Z है और ये रह गया न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन। मैं बोला बहुत अच्छी बात है। अब तुम बोलोगे कि सर ये जो फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है कहीं ना कहीं न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन की वजह से लग रहा है। ये जो फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है वो कहीं ना कहीं इस न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन की वजह से लग रहा है। रिपीट कर रहा हूं तीसरी बार, इस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है वह इस न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन की वजह से ही लग रहा है। हाँ या ना बोलो। सर बिल्कुल सही बात है। तो मैं पूछूंगा कि बताओ ये सब क्यों पूछ रहे हो, कहना क्या चाहते हो। तो तुम बोलोगे कि सर देखिए आपने मुझे बताया कि इसके जो न्यूक्लियस है, जो हमारा एटम है उसका एटॉमिक नंबर Z है। अब एटॉमिक नंबर Z है इसका मतलब क्या, न्यूक्लियस के पास एटॉमिक नंबर Z का मतलब क्या, Z का मतलब न्यूक्लियस के पास Z प्रोटॉन है। किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर हमें यह बताता है कि एटम के पास कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इसका मतलब न्यूक्लियस के पास Z प्रोटॉन है। यह बात क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। अब फिर तुम बोलोगे, क्या बोलोगे कि सर न्यूक्लियस के पास Z प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो प्लस E के बराबर होता है। मैंने बोला मतलब प्लस E मतलब प्लस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम। मैं बोला हाँ ये बात भी ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर एक प्रोटॉन पे प्लस E का चार्ज है और न्यूक्लियस में है Z प्रोटॉन, एक प्रोटॉन पे प्लस E का चार्ज है और न्यूक्लियस में है टोटल Z प्रोटॉन। तो इसका मतलब न्यूक्लियस में टोटल चार्ज कितना हो गया, इसका मतलब टोटल चार्ज ऑन इन न्यूक्लियस में टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि सर ZE के बराबर हो जाएगा। क्यों, एक प्रोटॉन पे प्लस E का चार्ज लग रहा है तो Z प्रोटॉन पे Z इंटू E का चार्ज लगेगा। ठीक है। हाँ सर। तो मैं बोलूंगा कि अब तो बता दो कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी पॉइंट ए पे, तो बोलोगे कि सर Q1 की जगह पे तो हम लोगों ने रख दिया प्लस Q, Q2 की जगह पे हम लोग रख देंगे Z इंटू E। Z मतलब एटॉमिक नंबर, E मतलब चार्ज ऑन वन प्रोटॉन। Z मतलब एटॉमिक नंबर, E मतलब चार्ज ऑन वन प्रोटॉन। ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। Z क्या है, Z है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड द एटम। अब एटम में प्रोटॉन कहां होते हैं, न्यूक्लियस में। एटम में प्रोटॉन कहां पे होते हैं, न्यूक्लियस में। इसका मतलब इसके पास कितने प्रोटॉन हैं, Z प्रोटॉन है न्यूक्लियस में। ठीक, एक प्रोटॉन पे चार्ज प्लस का ई मतलब प्लस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। माइनस का ई का मतलब माइनस ई मतलब माइनस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो गया, चार्ज ऑन प्रोटॉन हो गया। प्लस ई मतलब चार्ज ऑन प्रोटॉन, माइनस ई मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ चुकी है। अब ये डिस्टेंस कितना हो गया इन दोनों के बीच का, पॉइंट ए से न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस हो गया कितना हो गया, पॉइंट ए से न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं R0 है, वो कहीं ना कहीं हमारे पास R0 है। ठीक है। हाँ सर ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पहले आप इतनी सारी बातों को लिख लो ध्यान से, फिर मैं ऊपर की चीजों को मिटाऊंगा और आगे का डेरिवेशन करूंगा। जल्दी करो।
ठीक है बेटा। तो अभी हम लोगों ने क्या देख लिया कि जो पॉइंट ए था वहां पे जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है वो 0 हो चुका है और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो चुका है, के क्यू जेड ई अपॉन में आर नॉट, के क्यू जेड ई अपॉन में आर नॉट। ठीक है, हाँ सर, हाँ सर। तो मैं तुमसे पूछता हूं कि टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा। मैं टोटल एनर्जी को शॉर्ट फॉर्म में टीई लिख देता हूं। पॉइंट ए पे जो टोटल एनर्जी होगा वो कितना होगा, तो तुम बोलोगे कि सर टोटल एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, के क्यू जेड ई अपॉन में आर नॉट प्लस 0। यही होगा सर, बिल्कुल यही होगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई, के क्यू जेड ई अपॉन में आर नॉट, आर नॉट। ठीक बात, परफेक्ट बात है, बढ़िया बात है। हाँ सर, कोई समस्या यहाँ पे नहीं, कोई समस्या नहीं है। अब देखो, अब देखो, यानी कि पॉइंट ए पे जो टोटल एनर्जी आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। अच्छा, पॉइंट बी पे जो टोटल एनर्जी थी वो किसकी वजह से थी, काइनेटिक एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी की वजह से। पॉइंट बी पे जो टोटल एनर्जी है वो किसकी वजह से है, पोटेंशियल एनर्जी से। इसका मतलब ये बात अभी समझ में आ रही है क्या कि पॉइंट ए का, सॉरी पॉइंट बी का जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी था वही काइनेटिक एनर्जी पूरी तरह से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। पॉइंट ए पे जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी था, सॉरी पॉइंट बी पे जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी था वही काइनेटिक एनर्जी पूरी तरह से यहां पे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। हाँ या ना बोलो, उसी पॉइंट को लिखता हूं, उसी पॉइंट को लिखता हूं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग बेटा, जो हमारे पास टोटल एनर्जी थी किसकी, पॉइंट बी की, वो किसके बराबर होगी, टोटल एनर्जी पॉइंट ए के बराबर होगी। पॉइंट ए की जो टोटल एनर्जी है वही पॉइंट बी की टोटल एनर्जी होगी। ठीक है, हाँ सर। पॉइंट बी का टोटल एनर्जी कितना था, पॉइंट बी का जो टोटल एनर्जी था बेटा वो था काइनेटिक एनर्जी। अब पॉइंट ए का जो टोटल एनर्जी है वो कितना है, ये है सर पोटेंशियल एनर्जी। ये बात क्लियर है, यानी कि कहीं ना कहीं ये काइनेटिक एनर्जी ही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अब आगे देखो, ये कितना था, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी थी, 1/2 mv², 1/2 mv²। ठीक है, हाँ सर, बिल्कुल ठीक बात है। अब पोटेंशियल एनर्जी कितना था, ये था के क्यू जेड ई अपॉन में आर नॉट। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी थी पॉइंट ए पे, के क्यू जेड ई अपॉन में आर नॉट। ये बात आपको बस ये रिलेशन ध्यान में देना है कि टोटल एनर्जी कंजर्व है, एनर्जी ने तो खत्म होती है तो बनती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। इसका मतलब पॉइंट बी पे जो एनर्जी दी होगी वही सेम एनर्जी पॉइंट ए पे भी होगी। इसका मतलब पॉइंट बी की एनर्जी और पॉइंट ए की एनर्जी आपस में बराबर होंगी। ठीक है, ठीक है, अब समझ गए बात को आप लोग, यहां तक की बातें क्लियर हो गई, यहां तक की बातें क्लियर हो गई। तो जल्दी से आप इसको एक बार लिख लो, फिर मैं आगे का डेरिवेशन करता हूं, जल्दी करो। तो अदर बेटा आगे की बातों को समझते हैं। हम लोगों ने क्या देख लिया था कि जो हमारा 1/2 mv² था वो के क्यू जेड ई अपॉन में आर नॉट के बराबर हो गया था, आर नॉट के बराबर हो गया था। इतनी बातें क्लियर हैं, इतनी बातें क्लियर हैं। हाँ सर, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल क्लियर है सर। अब क्या करता हूं, 2 को इधर भेजो, mv² बराबर 2 के क्यू जेड ई अपॉन में आर नॉट। अब मैं आर नॉट को इधर कर देता हूं और mv को इधर कर देता हूं। मतलब आर नॉट को मैं इस तरफ ले आता हूं और mv² को इस तरफ ले आता हूं। ठीक है, mv² को इस तरफ ले आता हूं, क्या हो जाएगा, आर नॉट बराबर mv² जब नीचे को आएगा तो क्या हो जाएगा, के क्यू जेड ई, सॉरी 2k क्यू जेड ई अपॉन में mv²। क्या ये बात क्लियर हुआ, क्या ये बात क्लियर हुआ, ये बात क्लियर हुआ, बोलो। आर नॉट को मैं इधर को लेके चला गया और mv² को मैं इधर को लेके आ गया, तो आर नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 2k क्यू जेड ई। आर नॉट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2k क्यू जेड ई अपॉन में mv²। हाँ बोलो, बोलो, समझ में आ गया। हाँ सर, और हमको पता है कि आर नॉट क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। आर नॉट क्या बेटा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच।
बताओ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की न्यूमेरिकल वैल्यू, मैथमेटिकल वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या डेरिवेशन है। देखो डेरिवेशन आपको समझ में आया नहीं आया मेरे से मतलब नहीं है, आ गया वेल एंड गुड, नहीं आया आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। हालांकि डेरिवेशन आसान था, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं था, डेरिवेशन आसान था, आपको समझ में आ गया अगर डेरिवेशन तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको डेरिवेशन समझ में नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वैल्यू याद होनी चाहिए, ये वैल्यू याद होनी चाहिए। तो बेटा ये है हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये क्या हो गया हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो जल्दी से आप लोग इसको लिख लोगे, फिर हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। जल्दी करो। तो चलो बेटा आगे की बातों को हम लोग समझते हैं थोड़ा ध्यान से। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये बेटा कि हम लोगों ने क्या किया कि जो प्लस क्यू चार्ज है इसको व्हाट इफ दिस प्लस क्यू चार्ज इज रिप्लेस विथ एन अल्फा पार्टिकल, इस प्लस क्यू चार्ज को हम लोगों ने एक अल्फा पार्टिकल से रिप्लेस कर दिया। तो अगर हम लोग इस प्लस क्यू चार्ज को किसी अल्फा पार्टिकल से रिप्लेस कर दें उस केस में हमारे पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगी, उस केस में हमारे पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगी। आओ देखते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर नॉट, इसका फॉर्मूला क्या देखा था हम लोगों ने, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर नॉट, इसका फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा था बताओ, क्या देखा था बताओ, क्या इसका फॉर्मूला 2kq अपॉन में mv², यही था बोलो। हाँ सर बिल्कुल यही था। अब मैं तुमको बोलता हूँ कि इसने क्या किया, ये जो q है इसको इसने ze से रिप्लेस कर दिया। क्वेश्चन वाले ने, ये सॉल्यूशन है हमारा, क्वेश्चन वाले ने ये जो q चार्ज है इसको जेड लिख रहा हूँ, इसको अल्फा पार्टिकल से रिप्लेस कर दिया। क्वेश्चन वाले ने क्या किया कि ये जो हमारा q चार्ज है, जो हमारे पास प्लस q चार्ज है उसको इसने अल्फा पार्टिकल से रिप्लेस कर दिया। हाँ सर, इसका मतलब q की जगह पे हम लोग इस q की जगह पे क्या कर देंगे, अल्फा पार्टिकल का चार्ज रख देंगे। सिंपल सी बात यह है कि इस q की जगह पे क्या कर देंगे हम लोग, अल्फा पार्टिकल का चार्ज रख देंगे। और अल्फा पार्टिकल पे कितने चार्ज होते हैं, अल्फा पार्टिकल पे कितने चार्ज होते हैं, तो आप क्या बोलोगे सर इसके ऊपर 2e का चार्ज होता है, प्लस का 2e का मतलब अल्फा पार्टिकल मतलब He+2, अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या हुआ He+2, अल्फा पार्टिकल का मतलब ये है ना He+2। हाँ सर यही है इसका मतलब, कोई दिक्कत नहीं है। अब He+2 मतलब इसके ऊपर 2 प्रोटॉन का चार्ज है, He+2 मतलब इसके ऊपर 2 प्रोटॉन का चार्ज है, 2 प्रोटॉन का चार्ज है, बिल्कुल सही बात है। एक प्रोटॉन पे प्लस e चार्ज तो 2 प्रोटॉन पे प्लस का 2e चार्ज, ठीक बात है। हाँ सर बिल्कुल ठीक बात है। यानी कि R0 कितना हो जाएगा, R0 कितना हो जाएगा 2k, क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 2e ZE अपॉन में mv² अपॉन में mv², ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। अब ये e इंटू ई मिलकर क्या हो जाएगा, e² हो जाएगा। इसका मतलब R0 इक्वल टू 2k e इंटू ई, पहले 2k z e इंटू ई क्या हो गया, e² अपॉन में mv²। ये हो गया हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अगर हम लोगों ने इस प्लस क्यू चार्ज को अल्फा पार्टिकल से रिप्लेस कर दिया, अगर हम लोगों ने इस प्लस क्यू चार्ज को अल्फा पार्टिकल से रिप्लेस कर दिया, उस केस में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फार्मूला ये हो जाएगा, उस केस में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फार्मूला ये हो जाएगा। कैसे निकालते हैं समझ में आया, कैसे निकालते हैं समझ में आया। आप मैकेनिज्म से यानी कि पूरे डेरिवेशन से भी इस प्रोसेस को कर सकते थे, मैंने फॉर्मूला बता दिया। अब आपको ये फॉर्मूला याद भी होना चाहिए बेटा, अल्फा पार्टिकल के लिए आप इसको याद कर लो, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें आपको सीधे अल्फा पार्टिकल दिखेगा, जिसमें आपको सीधे अल्फा पार्टिकल दिखने वाला है। तो ये बातें क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर है क्या। एक होमवर्क लिखो। अब मैंने क्या किया, होमवर्क लिखो। होमवर्क क्या है, इसी अल्फा पार्टिकल को मैंने इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस कर दिया, इसी अल्फा पार्टिकल को मैंने इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस कर दिया। इस केस में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या आएगा, आप मुझे को कैलकुलेट करके बताओगे, ये हो गया आपका होमवर्क। कल की क्लास में बेटा, कल की क्लास में हम लोग कम से कम 6 से 7 न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद हम लोग रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आज की क्लास को आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से सीखा होगा, आज की क्लास आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगी,
सारी बातें आज की समझ में आई होंगी आपको। बातें डिफिकल्ट नहीं थी, आसान थी, बस आप अगर फोकस से सुन रहे थे तो आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। तो इसी अच्छी बात के साथ, इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ मैं आज के लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। तब तक पढ़ते रहो, खूब मेहनत करो, खूब तरक्की करो। ऑल दी वेरी बेस्ट।